हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? आवाज़ परफेक्ट है या नहीं, ये बताओ। हेलो। नो वीडियो, यस, ठीक है, आवाज़। हाँ बेटा, आई एम ऑडिबल। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, ठीक है। सुन पा रहे हो? यस सर, यस सर, ठीक है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, सुपर। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। चलो, ठीक है। चलो आज स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ लेक्चर नंबर 2, ठीक है। आज का टारगेट क्या होगा देख लो। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, आज ये कवर करेंगे। सेकंड टॉपिक है हमारा, जिसमें कॉन्ट्रासेप्शन मेथड बहुत सारे हैं, ठीक है।
जिसमें आज नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड और इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक है, केमिकल मेथड और इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ये वाला पार्ट आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है, इतना आज हम कवर कर लेंगे। फिर आगे बात आएगी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, इंजेक्टेबल इम्प्लांट और परमानेंट मेथड और एमटीपी, ये सारा हम कल के लेक्चर में खत्म करने वाले हैं। क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, कल 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 लेक्चर नहीं होगा, ठीक है, कल लाइव लगा हुआ है शायद बड़ा वाला, तो शायद लेक्चर नहीं होगा मेरा, शायद मुझे लग रहा है ना। ओके, तो लेक्चर मुझे लग रहा है कि टाइम क्लैश कर रहा है दोनों का। ओके, क्योंकि जो भी कॉम्बिनेशन था सोच के था ना कि अभी तरुण सर का सेशन था, फिर मेरा सेशन था, तरुण सर शायद हो सकता है कल, अभी तक कोई अपडेट नहीं है, ठीक है, कोई अपडेट आएगा तो मैं दूंगा अभी, ठीक है, जैसा ही अपडेट आएगा तो मैं दूंगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। ओके, चलो, ओके ओके ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, रिवीजन करा दूं एक बार, रिवीजन कराऊं एक बार क्या, यस या नो? हाँ, आज पटना में हूँ, बिल्कुल सही, ऑफलाइन लेकर के जस्ट आता ही जा रहा हूँ, बिल्कुल सही, सही आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, जस्ट अभी अभी ऑफलाइन लेकर के आ ही रहा हूँ, ठीक है। चलो, चैट प्राइवेट, यार इसमें सिस्टम अलग है, मैं करने की कोशिश कर दे रहा हूँ एक बार, फिर स्टार्ट कर देते हैं चैट प्राइवेट करके। एक मिनट रुको, हाँ मोर ऑप्शन, ओके है, आ गया। अब बताओ, ओके, यस हो गया, ठीक है ठीक है, डन 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 डन, ठीक है। तो अब स्टार्ट करना है बेटा, पूरा एकदम फोकस करो, ठीक है। कल सबसे पहले मैंने बताया था व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो मैंने बताया 4 एस्पेक्ट हैं, एक नहीं 4 एस्पेक्ट हैं जो डिसाइड करते हैं सही मायने में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। पहला एस्पेक्ट मैंने बताया था आपको, पहला एस्पेक्ट बताया था कि फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, पर खाली फिजिकली से काम नहीं चलेगा, ठीक है, आप कहीं ना कहीं बिहेव से भी हेल्दी हो, सोशली भी हेल्दी हो, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? यस, एक मिनट, बिहेव से भी हेल्दी होनी चाहिए, सोशली भी हेल्दी होनी चाहिए, इमोशनली भी हेल्दी होनी चाहिए, तब सही मायने में आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। तो 4 एस्पेक्ट आपको ध्यान रखने हैं रिप्रोडक्टिव हेल्दी होने के लिए, अकॉर्डिंग टू WHO, जिसका मेन जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। फिर हमने बात की थी कि सबसे पहले पूरी दुनिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किस कंट्री ने लॉन्च किया? इंडिया ने, हाँ, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियर, सोशली, किस कंट्री ने लॉन्च किया? आप बोलोगे इंडिया ने। कब लॉन्च किया था? आप बोलोगे 1951 में लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 1951 में, ठीक है, यस 1951। किसको गोल रख करके? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गोल बना करके इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, ठीक है। इस प्रोग्राम में किसको और एड ऑन किया और प्रोग्राम को मॉडिफाई किस फॉर्म में किया? इसमें चाइल्ड हेल्थ को भी ऐड किया और नाम रख दिया RCH, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को ही नाम रखा RCH, रिप्रोडक्टिव, ठीक है, RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, क्लियर बिल्कुल? हाँ, चाइल्ड हेल्थ को भी इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? पहला था अवेयरनेस, अवेयरनेस के लिए क्या यूज किया? आप बोलोगे ऑडियो, वीडियो, प्रिंट मीडिया यूज किया, ठीक है। किसमें पार्टिसिपेट किया? आप बोलोगे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया। और किस किस का पार्टिसिपेशन जरूरी है? पेरेंट्स का, टीचर का, क्लोजली रिलेटिव का, ठीक है, और साथ में अच्छे फ्रेंड्स का पार्टिसिपेशन जरूरी है। क्या स्कूल्स को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? यस, जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है। यहां तक कोई डाउट? इन सब पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अवेयरनेस की बात चल रही है, तो किस चीज की अवेयरनेस? तो आप बोलोगे सर कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल और फीमेल की, उसकी अवेयरनेस, ठीक है। आप जिस एज की, जो एडोलसेंस वाली एज है, ठीक है, उसमें होने वाले चेंजेस, उसकी अवेयरनेस, ठीक है। सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस की अवेयरनेस। अगर ऐसा नहीं होगा तो भयानक परिणाम, जैसे एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, और उसी में एक है एड्स, ठीक है, जो भी एसटीडी का ही पार्ट है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो एचआईवी से होता है, ठीक है, जिस मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, मौत तय है।
तो उसका परिणाम कि भाई ऐसा नहीं होगा तो ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी, तैयार रहो उसके लिए। इन सब चीजों की अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अच्छा, अवेयरनेस के लिए इन्होंने स्ट्रेटेजी क्या यूज की? स्ट्रेटेजी में सबसे पहले उन्होंने दो चीजों को गोल बनाया, मैंने बताया। एक तो उन्होंने गोल बनाया, ठीक है, मैरिजेबल एज ग्रुप के लोगों को। दूसरा, फर्टाइल कपल्स को गोल बनाया। किस चीज के लिए गोल बनाया? पहला उनका टारगेट था कि इन लोगों को अवेयर कराओ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मेथड के लिए कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट कौन कौन से प्रोवाइड कराती है, इसका गोल कराओ। फिर भी अगर बेबी कंसीव कर लेते हैं तो मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की केयर कितनी जरूरी है, ठीक है। और अगर बेबी हो जाता है तो पोस्ट नेटल बच्चे की केयर और मदर की केयर कितनी जरूरी है, ठीक है। उसमें ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस बतानी जरूरी है इनको कि क्या जरूरत होती है ब्रेस्ट फीडिंग की, ठीक है। और अगर गलती से फीमेल बेबी हो गया पर चाहत अगर मेल की है तो दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। भाई मेल और फीमेल में अंतर थोड़ी ना है, ठीक है। आप समझ, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। सेवा करेंगे दोनों करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दो और बताओ कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। और जो कह सकते हो चाइल्ड एब्यूज और जो सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं उसकी रिलेटेड अवेयरनेस इसमें इंक्लूड है, टारगेट बनाए गए। अच्छा, इसके लिए उन्होंने एक सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या करना चाहिए इनके हिसाब से? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए इनको, ठीक है। और क्या करना चाहिए? प्रोफेशनल एक्सपर्टीज इनको होने चाहिए वहां पर, ठीक है। और क्या करना चाहिए भाई? इनको अगर मटेरियल सपोर्ट नहीं दोगे, सप्लाई नहीं दोगे, तो ये क्या कर लेंगे? तो तीनों चीजों की होना जरूरी है। जो डिफरेंट टाइप के, जैसे इन ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं क्या क्या होती हैं जहां ये चीजें सपोर्ट करेंगी, आप लोग प्रेगनेंसी, एबॉर्शन, ठीक है, या इनफर्टिलिटी, समझ रहे हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड डिसऑर्डर, मतलब दिक्कतें जो हैं, तो एटसेट्रा, ये सब चीजें जो बता जो जनरली होती हैं। तो इन सब के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर का, प्रोफेशनल एक्सपर्टी का और मटेरियल सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या इतना सफिशियंट है ना? समय समय पर, ठीक है, आप कह सकते हो जो एडवांस टेक्निक्स है या और रिसर्च है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। इन्होंने आगे जाकर के एमनियोसेंटेसिस नाम की टेक्निक डेवलप की, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, ठीक है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, समझना, एक मिनट, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बच्चों के अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया भी था आपको, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आप समझ रहे हो। ऐसे खतरनाक सिंड्रोम को अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में आइडेंटिफाई कर लोगे तो एबनॉर्मल बेबी या तो ट्रीट कर लोगे उसको, या ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है तो अबॉर्ट कराने की प्रोबेबिलिटी भी इसमें इंक्लूड की गई है, ठीक है। तो ये टेक्निक पहले ही बना ली गई, पर इसका एक साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट कह सकते हो या इसका मिस यूज, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस से आप बच्चे के सेक्स डिटरमाइन भी कर सकते हो क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करके। तो इसका मिसयूज बहुत हुआ, फीमेल फीटिसाइड के केस बढ़े, ठीक है। तो इस एमनियोसेंटेसिस को संवैधानिक तरीके से, यानी कह सकते हो स्टैट्यूटरी बैन किया उसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। मैं टेक्निक को बैन करने की बात नहीं कर रहा, इन्होंने सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन किया है, टेक्निक को बैन नहीं किया, ठीक है। तो उसको सेक्स डिटर्मिनेशन को बैन किया है, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, एमनियोसेंटेसिस को बैन किया है, किसके लिए? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और साथ में मैसिव इम्यूनाइजेशन, बड़े पैमाने पर इंडिया में जो इम्यूनाइजेशन है वो भी इस प्रोग्राम के अंतर्गत ही आता है, क्लियर है। एमनियोसेंटेसिस सेफ कब तक है? आप बोलोगे 14 से लेकर 18 वीक तक अगर कोई कराता है तो सेफ है, मदर के लिए भी, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ, और फीटस के लिए भी सेफ है, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। और फिर हमने बात की थी एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज आपको हो ही गया, ठीक है, कैसे होती है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। फिर इसके अलावा और क्या इस प्रोग्राम के अंतर्गत आता है? मैंने था सहेली नाम की एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाई थी, लखनऊ के साइंटिस्टों ने बनाई थी, CDRI लखनऊ, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। सहेली की खास बात क्या थी? ये नॉन स्टेरॉयडल थी, क्योंकि उस जमाने में जो ड्रग्स चलते थे, पिल्स चलते थे, वो स्टेरॉयडल थे मेनली, उसके अंदर एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन हुआ करते थे, और जो स्टेरॉइड्स हैं साइड इफेक्ट बहुत सारे होंगे। तो सहेली जो पिल्स डेवलप की थी तो नॉन स्टेरॉयडल है, क्योंकि इसमें केमिकल मिलता है सेंट क्रोमन, और इसको रोज नहीं खाना होता, ठीक है, वंस इन अ वीक, ठीक है। ये करती क्या है? ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है। कैसे करती है? क्योंकि जो सेंट क्रोमन है ना, वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ही मॉड्यूलेट कर देता है, चेंज कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। इससे क्या फायदा है? जब एस्ट्रोजन बाइंड ही नहीं कर पाएगा रिसेप्टर से तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग नहीं होगी, थिकनिंग नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। यानी ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करने का काम करती है, रोकने का काम करती है।
यहां तक बताओ, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, ये इनका पूरा का पूरा मतलब मैंने पूरा बता दिया कि किस तरीके से इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या आता है, कैसे कैसे होता है। जितनी चीजें मैंने बताई हैं, ठीक है, यहां तक नो डाउट। बीएमएस मतलब याद हो जाना चाहिए, एनसीईआरटी की सारी लाइनें क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। ऑल क्लियर, ओके। बीएमएस, ओके ओके, डन। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, मैं एक सच्ची घटना बताता हूं, बिल्कुल सच्ची घटना, बिल्कुल एकदम मतलब मैं सच बोल रहा हूं, बिल्कुल सच्ची घटना। बहुत पहले की बात है, जब मैं ट्वेल्थ में होऊंगा, ट्वेल्थ क्रॉस करके मैंने एक बार नीट का एग्जाम दिया था, और मैं आगरा में रहता था। मैं पहली बार दिल्ली आया था, ऐसे मान के चलो, ठीक है, फर्स्ट टाइम। पहली बार ट्रेन में आया था, ऐसे मान के चलो, बड़ा अजीब सी कहने में लग रहा है, बिल्कुल रियल है। ठीक है, फर्स्ट टाइम दिल्ली आया था, और ट्रेन में आया था आगरा से। मथुरा होती हुई वो ट्रेन सीधी तुगलकाबाद, एक रेलवे स्टेशन है दिल्ली से पहले, वहां रुकती है। और वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, दिल्ली अभी पहुंचा नहीं था मैं, ठीक है। तो जैस हाँ, जब उन दिनों में आ रहा था तो जनगणना चल रही थी, सेंसस। तो मतलब न्यूज सुनते रहते थे कि यार देश की जनसंख्या बहुत हो गई, ये हो गई, वो हो गई, मतलब सुनते रहते थे। पर हमने देखा तो था ही नहीं देश की जनसंख्या, हम तो वही आगरा में रहते थे, जो नॉर्मल रोज लोगों को देख रहे हैं उतना ही देखते थे, ठीक है। तो ठीक है, पहली बार ट्रेन में चले थे, मेरे संग एक मेरा मित्र भी था, ठीक है, हम दोनों, ठीक है। और कुछ बहुत गलतियां भी हुई, नो डाउट, उन दिनों, क्योंकि हमें एक जनरल बोगी की टिकट ली थी, गत्ते वाली टिकट आती थी, और जल्दी से चढ़ गए गलती से रिजर्वेशन वाले में, ठीक है। और और पहली बार हमने ऐसी चेकिंग देखी कि वही बड़ी खतरनाक चेकिंग थी। मतलब बहुत सारे टीटी और पुलिस और सब कुछ थे, ठीक है। और चेकिंग चल रही थी, तो हम और मेरा दोस्त बैठे थे, देखिए तो वो लोग बिना टिकट के चढ़ जाते हैं, ठीक है, कितने बेवकूफ होते हैं, ठीक है, गलत कर रहे हैं ये तो। जब हमारे पास वो आया पूरा ग्रुप, तो हमने बड़ी कॉन्फिडेंस से बोला टिकट, मैंने ये लो टिकट, ठीक है, बड़े कॉन्फिडेंस से बोला ये रही टिकट, ठीक है। हम तो अपनी तरफ से वही इनोसेंट थे, टिकट हमारे पास थी, और हम ट्रेन में बैठे थे। अब इतना नहीं समझ पाए कि जनरल बोगी अलग थी और रिजर्वेशन बोगी अलग थी, पहली बार बैठे थे भाई, ठीक है। तो भाई पुलिस वालों ने कहा उठो उठो उठो, अरे भाई क्यों उठा रहे हो भाई, ठीक है, उठा क्यों रहे हो, टिकट है तो सही हमारे पास, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये टिकट यहाँ की नहीं है। मैंने भाई हम ट्रेन देख के बैठे हैं, टिकट भी हमारे पास है, सही ट्रेन में बैठे हैं, आप हटा क्यों रहे हो, ठीक है, और मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी पुलिस थी, साथ में टीटी भी एक दो नहीं थे, चार पांच टीटी थे। तो बहुत देर वार्तालाप चला, ठीक है, बहुत देर हुआ। हम भी हटी बच्चे थे, गलती की हो तभी तो मानेंगे, गलती गलती तो नहीं की थी हमने, टिकट ली थी और ट्रेन में बैठे थे, ठीक है। इतना नहीं पता था कि भाई रिजर्वेशन के डिब्बे भी होते हैं, पहली बार बैठे थे भाई। तो मतलब सुन के भी सोच के भी अजीब सा लग रहा है मुझे, ठीक है, तुम्हें बताते हुए कि आज की डेट के अंदर जरा से बच्चे को भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब पहले के बच्चे मतलब ज्यादा, मतलब अब जो भी है, ठीक है, ऐसे ही थे हम लोग, ठीक है। तो बैठे, और मेरा फ्रेंड था वही पहली बार बैठा था, तो बड़े उदास, जी क्या हो रहा है, बेइज्जती कर रहे हैं तो हमारी सबके सामने, ठीक है, और हम तो भाई वैसे भी स्टूडेंट थे, तो यानी गलत कर रहे हो आप, तो आप, ठीक है, टिकट हमारे पास है और अब आप बता रहे हो ऐसे वैसे ये वो, तो आप बताओ ना कौन सा डिब्बा है, आप ट्रेन को जहां रुके हो बताओ, और हमें बताओ कहाँ बैठना है, हमें, हम बैठ जाएंगे, आप कह रहे हो इतने पैसे दो, जैसे तैसे तो करके हम पहली बार ट्रेन में बैठे हैं, और तुम इतना सारा तुम बता रहे हो पैसे देने पड़ेंगे, हम कहाँ से दे देंगे पैसे। और जैसे तैसे हम मतलब पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, रुकने की भी जुगाड़ कहीं रिलेटिव के यहाँ देखी है, ठीक है, हमने तुगलकाबाद में कहीं जाकर के, कहीं रिलेटिव के रुक करके तब जाकर के एग्जाम देने जाएंगे। तो नो डाउट टिकट तो नहीं कटी हमारी, ठीक है, पर थोड़े से पैसे उसने, एक टीटी ने, मतलब किसी कैबिन के, देखो इतनी सारी मजिस्ट्रेट चेकिंग है, तो कुछ तो आपको मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अमाउंट पे करना पड़ेगा, मैं समझ गया आपकी बात। तो भाई जैसे तैसे करके कुछ पैसे जोड़ करके इकट्ठे किए थे दिल्ली जाने के लिए, ठीक है, थोड़े बहुत जो भी थे, तो उन्होंने कुछ कट करके दिया, वो पैसे दे दिए। अब मैं और मेरा दोस्त बहुत उदास, ठीक है, यार पैसे इकट्ठे किए थे इन्होंने ले लिए, ठीक है, ये तो गंदे लोग हैं, बड़े दुष्ट लोग हैं, ठीक है। हम ट्रेन में बैठे थे, अब बता रहे हैं कि ये डब्बा नहीं है, वो दूसरा डब्बा है, अब डिब्बा थोड़े लिखे हुए हैं इसके ऊपर। फिर हम लोग मतलब दुखी थे, ट्रेन के जो गेट था वहीं खड़े हुए, तो उदास बैठे थे, ये गलत हो गया, पैसे जैसे तैसे इकट्ठे किए, सोच के आए थे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो सारे पैसे चले गए। मैं सच कह रहा हूँ, रियल घटना है। जब वो ट्रेन तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकी, दूसरी घटना, ठीक है, तो हम लोग गेट पे ही खड़े थे, जब देखा हमने, और भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि तुगलकाबाद एक जगह है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, और वहां मतलब वो टाइम सुबह 6-7 बजे हम बैठे थे, ठीक है, 10 बजे हमें पहुंचना था, और वो ऑफिस का टाइम था। तो मतलब ऑफिस का टाइम समझ रहे हो ना, दिल्ली में ऑफिस का टाइम उस समय क्या होता था, वो ब्रिज थे छोटे छोटे, बहुत सारे ब्रिज बने हुए थे रेलवे स्टेशन को, वो ब्रिज खचाखच भरे हुए थे लोगों से,
देख यार उधर देख, जनसंख्या वास्तव में बढ़ गई। अरे भाई हम तो सोचते जनसंख्या कहाँ बढ़ी है, जनसंख्या देख कितनी जनसंख्या बढ़ गई, लोग कीड़ों की तरह भाग रहे हैं यहाँ तो, ठीक है। वो भी शौक, मैं भी शौक। मैंने भाई ये क्या हो गया, दिल्ली कैसी जगह है ये तो, ठीक है। मतलब हम मतलब बहुत सहमे हुए थे, हमने ये हो क्या रहा है, ठीक है। फिर जैसे तैसे दिल्ली पहुंचे, ठीक है। एम्स हॉस जो एम्स था, एम्स के सामने कोई ब्रिज नहीं था, सिंपल सड़कें थी ऐसी चौड़ी चौड़ी सड़कें, और डीटीसी की बसें चलती थी, ठीक है। तो भाई बस में भी, ट्रेन से उतरे फिर वहां तक पहुंचे, बस में बैठना था। तो अब बस में नहीं बैठ पा रहे हम लोग। भाई हमारे यहाँ बसें चलती थी, नॉर्मल रुकती थी, खाली होती थी, सीट कब्जा करके बैठ जाते थे। अब वहां बस मधुमक्खी की छत्ते की तरह भरी हुई है, गेट पर भी बहुत सारे लोग लटक रहे हैं, ठीक है। बस रुकती ही नहीं है, बस धीमी होती है, जिसको उतरना है उतर जाओ, चढ़ना है चढ़ जाओ। हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं भाई हो क्या रहा है, ये दिल्ली कैसी जगह है। और हमें ऐसा फील हुआ कि वास्तव में जनसंख्या बढ़ रही, बहुत बढ़ गई, विस्फोट होने वाला है। आदमी आदमी नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि बस खत्म होने वाला है। मैं सच कह रहा हूँ, ये रियल बात बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत एकदम मतलब मैं दिल से मानो, एकदम सच बता रहा हूँ कि वो जो कंडीशन थी, डरे हुए थे। नीट का एग्जाम देने जा रहे थे, नीट नहीं होता था उस समय, शायद एआईपीएमटी होता था मुझे लग रहा है, पहली बार देने गया था मैं, ठीक है, मैं और मेरा मित्र, ठीक है। हम तो शौक थे भाई, हो क्या रहा है ये, हम कहाँ आ गए, किस दुनिया में आ गए। यहाँ आदमी कीड़ा मकोड़ा है और लोग भाग रहे हैं बुरी तरह से। बसों में भी बस रुकती नहीं है, लटकना लटक तो हम पाएंगे ही नहीं, ठीक है, कैसे पॉसिबल है। तो हम समझ ही नहीं पाए, हम बहुत शॉक्ड थे, ठीक है। जैसे तैसे हम दिल्ली में उन स्कूल में जहाँ एग्जाम था, वहां के लोगों को देखा, मतलब बड़ा एक एक अजीब ही दुनिया थी हमारे लिए, मैं सही बताऊं। वो एग्जाम देने नहीं गए थे, एक अजीब सा फील करने गए थे, किस दुनिया में आ गए, क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे घर पहुंचे तो पूरी सब घटनाएं बताई, दोस्तों को बताई, यार गए थे वहां, वास्तव में जनसंख्या यार बहुत बढ़ गई है, ठीक है। उन्हें हाँ कैसे बढ़ गई है, यार दिल्ली गए तो वहां जहाँ देखो आदमी आदमी, ऐसा लग रहा है कीड़े मकोड़ों की तरह भाग रहा है, ठीक है। रियल है, उस समय दिल्ली की तस्वीर और आज की दिल्ली की तस्वीर में चेंज हो चुका, बिल्कुल चेंज, आप पहचान ही नहीं पाएंगे, ठीक है। मेट्रो सेट्रो कुछ नहीं थी उस समय, डीटीसी की बसें चलती थी, मधुमक्खी की छत्ती की तरह एकदम भरी हुई, बिल्कुल बुरी तरह से। तो मुझे वो दिन याद है, जनगणना चल रही थी। अब आप अंदाजा लगा लो सन कौन सी होगी, ठीक है, ठीक है। तो उसी के आसपास की बात थी, न्यूज पर यही बातें चलती थी कंटिन्यू, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज, जैसे हम कहते हैं ना कि गधे की पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। सेम मुंबई भी है सर। अब मुंबई तो मैं गया नहीं हूँ भाई आज तक, मैं तो आज तक नहीं गया, ठीक है। नहीं सिलेक्शन होता बेटा तो मैं शायद, ठीक है, समझ रहे हो, किसी हॉस्पिटल में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा होता, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा होता, ठीक है, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी की थी, ठीक है। और सरकारी स्कूल में पढ़े थे, देखो सही बताऊं, ठीक है। हम लोग जानते भी नहीं थे इतना, ठीक है, उस समय ये माहौल नहीं था नीट का, जैसे अब माहौल है जो, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे, और मैंने बताया था ना कि सिलेक्शन, मतलब रियल बता रहा हूँ, कहीं फादर भी मेरे, ठीक है, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं थे, सिंपल हम लोग जिंदगी जीते थे, सरकारी स्कूल में पढ़े थे। तो मतलब एक दो मैंने टेस्ट दिए थे तो बड़े अच्छे मार्क्स आए, तो एक अंदर से नहीं ख्वाहिश हुई, या तैयारी करनी चाहिए, तैयारी करेंगे तो मतलब सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे तैसे कुछ मतलब कर कुरू के पता लगाया कि क्या फीस होती है, फीस मालूम पड़ी बहुत ज्यादा फीस होती है, 1.5-2 लाख रुपए मिनिमम होते थे उस समय ऑफलाइन के, हर कोई नहीं पढ़ पाता था ऑफलाइन। तो जैसे तैसे करके एक छोटा सा कोर्स कुछ हमने बात की थी कि यार इतने महीने का छोटा कोर्स कर लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ 50-60 हजार की हमारी बात हुई थी। एक कोचिंग में, छोटी सी कोचिंग के अंदर, सस्ती कोचिंग ढूंढी हमने पहले तो, महंगी वाली कोचिंग नहीं कर पाते थे, ठीक है। हम सोचे बस एक गाइडेंस मिल जाए थोड़ा सा, तो सस्ती कोचिंग देखी, उसने 50-60 हजार बोले। तो मैंने घर बताया कि ऐसे ऐसे है, कोचिंग करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये इतने पैसे हैं। अब भाई फादर मना थोड़ी ना कर देंगे, अच्छा है, पर 50-60 हजार रुपये बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है, भाई कहाँ से लाएंगे, अब मना भी नहीं कर सकते। अब या तो मतलब उनको ये बता दी, बच्चे को तो सरकारी स्कूल में पढ़ाया है, कहीं हमने इसको इतना वो किया ही नहीं, ठीक है, जो ऐसा कर लेगा। तो डाउट था उनको, पता नहीं सेलेक्ट होगा नहीं होगा, ठीक है, और सब पैसा बर्बाद ना चला जाए, हम बेच बाच के, फिर समझाया गया मुझे, ठीक है, कि बेटा बहुत पैसा होता है ये, 50-60 हजार रुपये आप बोल रहे हो, ठीक है, तुम बताओ पढ़ पाओगे, कर पाओगे, ठीक है, हाँ कर लेंगे, ठीक है। फिर सुबह शाम यही बात चलती थी, कर पाओगे, देख लो कर पाओगे। तो इतना सुन सुन के डर गए हम कि हम कहीं जुर्म तो नहीं कर रहे, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, सब खत्म ना हो जाए, सब पता नहीं कैसे क्या बेच बाच की चीजें होंगी। तो इतने डर गए तो हमने मना कर दिया, हाँ हम नहीं कर रहे कोचिंग, ठीक है, हम अपने आप पढ़ लेंगे, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम बीएससी कर लेंगे, ठीक है। तो इतना डर गए थे, सोचो, मैं तभी समझ पाता हूँ कि बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर होता है, ठीक है, और क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर होता है भाई, आप समझो, पेरेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, ठीक है, तो बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है, सीधी सी बात है। सेम सर।
हमारे यहाँ भी यही हुआ, मैं सच बता रहा हूँ, सच में यही बिल्कुल रियल, मैं बिल्कुल जो बोल, मैं देखो मैं बनावट, मैं झूठ नहीं बोल पाता, ठीक है, मैं ज्यादा बनावटी नहीं बोलूंगा, बिल्कुल जो एक्चुअल में घटना मेरे आंखों सामने घटी है मेरे संग वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैंने मना किया ना, पापा के चेहरे पे स्माइल आ गई थी, ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि यार बहुत बड़े मतलब रकम होती थी, 50-60 हज़ार रुपए कहाँ से आएंगे। तो पापा को लगा ठीक है, अपने आप करने तो, करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। हम तो पहले ट्रेंड क्या था ना, बीएससी एमएससी करके लोग ऐसे ही मतलब ये करते थे, ये तरीका था पहले, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल, मतलब आम इंसान के अंदर नहीं था, आम का मतलब हम लोग जो जिस इसमें आते थे, ठीक है। तो मतलब हमने अपने आप ही पढ़ाई जो पढ़े समझ में आया, जो किताबें ताबें इकट्ठी की, हिंदी मीडियम से पढ़े थे, ठीक है, अपना पढ़ लिए जो है, ठीक है। पढ़ के जब नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो हमें कहा नहीं है तैयारी करो, उन्हें तुम्हें करना है करते रहो, पर बीएससी करो, फिर बीएससी करने में लग गए भाई, एग्जाम दिए बीएससी पर, मतलब करते रहे, फिर बीएससी कंप्लीट हो गई, अब एमएससी दो, अब एमएससी नॉर्मल तो करनी नहीं थी, तो एमएससी करनी थी, मतलब बहुत अच्छी जगह से सोच रखे थे यार, अब इतना किया तो अच्छी जगह से करेंगे। तो एंट्रेंस एग्जाम दिया, एक बहुत तगड़ा वाला था, उसमें 20 सीटें हुआ करती थी टोटल, और 10 जनरल की, 10 रिजर्वेशन की थी, ठीक है। तो जैसे तैसे करके वो बहुत बड़े पैमाने पे एग्जाम हुआ था, जिसमें यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो उसमें 10 सीटों में से एक नंबर मेरा आ गया था, फिर मैंने एमएससी की, पर एमएससी से पहले बीएससी थर्ड ईयर में मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था, इतना मुझे याद है, ठीक है, एक बैच मैंने लगाना चालू कर दिया था, और आगे जाकर के वो 2 बैच में भी कन्वर्ट हो गए थे, और मतलब ठीक ठाक थे वो, फर्स्ट फर्स्ट ईयर के बच्चे निकल भी गए थे, मुझे याद भी आज भी, अच्छे अच्छे स्कूलों में, कॉलेजों में, मतलब मेडिकल कॉलेजों में। फिर मैंने एमएससी की, और एमएससी के साथ साथ फिर मेरी लाइन चेंज हो गई, फिर मैंने डॉक्टर तो बनना था, फिर मैंने रिसर्च में चला गया, बहुत बुरी तरह से मैंने, नेट जेआरएफ होता है ना, वो क्वालिफाई किया सर, आईसीएमआर सर क्वालिफाई किया, गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिली, फिर उस फील्ड में चले गए, ठीक है। तो रहे डॉक्टरों के बीच, भाई एम्स जैसी जगह से फिर अपने पीएचडी की, ठीक है, समझ रहे हो, जो आईसीएमआर के डीजी हैं डॉक्टर वीएम कटोच, ठीक है, उनके अंडर के अंदर, और उनके अंडर में जितने भी मेडिकल कॉलेज है इंडिया के आईसीएमआर के, सब उनके अंडर में आते हैं, ठीक है। तो इंडिया के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के अंडर में पीएचडी हुई, ठीक है, रिसर्च हुई पूरी की पूरी, स्पेशली एचआईवी और ट्यूबरक्लोसिस पर काम था, नैनो मेडिसिन पर, ठीक है, अपना मतलब फील्ड ठीक गया, बहुत सारे पेपर भी छापे, बहुत सारी मतलब इंडिया के, मतलब उनके चक्कर में इंडिया के जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं सबके संग काम भी किया मैंने, ठीक है। तो अपना मतलब जो है वो मैंने किया, जो किया वो बेस्ट किया। तो मैं इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि अगर आप डेंटल में भी जाओ तो अपना बेस्ट देना, वो भी बेस्ट रहेगा आपका। आप आयुर्वेदा में भी जाओ, अपना बेस्ट देना। आप सिंपल बीएससी करो, एमएससी करो, अपना बेस्ट देना, अब बेस्ट करोगे, मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है। चलो इस बहाने पॉपुलेशन की जैसे पूरी कहानी समझ में आ गई, ठीक है, मैं रियल बोल रहा हूँ, रियल कहानी थी, ठीक है। पर देखो आज की डेट में उस समय में अंतर है, आज की डेट में बीएससी की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, बस ये मैं मानता हूं, ठीक है। चीजों की वैल्यू उतनी नहीं बची, मेडिकल की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर आप कर जाते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बीएससी करते रहो, पर बीएससी को बहुत ऐसा मतलब बहुत समझ टेंशन लेकर कर रहे हो, पूरा फोकस नीट पे कर लो, नीट निकाल लो तो बहुत बेटर है, ठीक है। बाई चांस 1% नहीं निकलता, 1%, तो कम से कम बगल में ग्रेजुएशन हो रही है, तो आगे जाकर के पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप टीचिंग में जा सकते हो, बीएड कर सकते हो, बहुत सारे साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती है, वहां अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं फिर तो आप, ठीक है। रुकोगे नहीं, बैठोगे नहीं, अगर आपको वास्तव में आपने तैयारी की है, वास्तव में आपको नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं तो भाई निकल जाओगे आप बहुत अच्छी जगह, ये पक्की बात है, ठीक है। मैं अपनी स्टूडेंट्स बता रहा हूँ, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स थे मेरे पढ़ाए हुए ऑफलाइन में, जो हम कोटा में थे, तो कोटा सेंटर पर उनको मैंने मतलब एफटीपी प्रोग्राम को थोड़ा ज्वाइन कराया था, जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, और पैकेज भी ठीक ठाक है, ठीक है। 1-1.5 लाख रुपए तो लगभग सभी के हो ही जाते हैं इतने, तो ठीक है, मंथली, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कोई चीज बेकार नहीं जाती, अगर आपने डेडिकेशन से वास्तव में मेहनत की है, पागलपन की तरह की है, तो यार वो काम तो आएगी, ठीक है, समझ रहे हो। चाहे कितनी भी जनसंख्या बढ़ जाए, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास नॉलेज है, तो आप सबसे हटके हो, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, पर ये भीड़ है, ये एक नंबर दिख रहा है ना, एक भीड़ है, और इस भीड़ में मैक्सिमम लोग डाइवर्टेड हैं, और डाइवर्ट करने का साधन भी हमने खुद अपने आप पैदा किया है, मोबाइल, समझ रहे हो। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन, डाइवर्जन इसी की वजह से है, ठीक है। नो डाउट ज्ञान भी इसी से मिल रहा है, पर एक्चुअल में कितने परसेंट लोग हैं जो चीजों को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर पाते हैं, बहुत कम, ठीक है। डिस्ट्रक्शन, डाइवर्जन बहुत ज्यादा है, समझ पाए ना मेरी बात। तो एक नंबर दिख रहा है, ये अप्रैल 2021 की बात है, ठीक है, जो एक डेटा दिया गया है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, 1387, समझ रहे हो, 1.38 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन
थी 2021 के आसपास, जो हम 24 चल रही है, तो ये बढ़ चुकी है अभी, ठीक है। हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है, इसको सेंसस बोलते हैं। आप समझ रहे हो, हर 10 साल में एक बार सेंसस होती है, जनगणना होती है, इसमें सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना होता है, और एक डेटा निकल के आता है, भाई इंडिया की जनसंख्या अब इतनी हो गई, बढ़ी है, घटी तो कभी है ही नहीं, बढ़ी है तो किस रेट से बढ़ी है, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो पॉपुलेशन की बात कर रहा था, पॉपुलेशन क्या होती है, ह्यूमन की पॉपुलेशन अलग है, गधे की पॉपुलेशन अलग है, घोड़े की पॉपुलेशन अलग है। फार्मेसी भी अच्छा फील्ड है, पर मतलब मैंने बताया जिस फील्ड में जाओ तो टॉप पर रहो, तो सब चीजें बढ़िया हैं। आप फार्मेसी करके जनरल दुकान पर बैठ रहे हो किसी पर, नहीं, या छोटी बड़ी 5-6 हजार की नौकरी कर रहे हो, बेकार है। फार्मेसी करो तो पूरे बड़े लेवल पर करो, ठीक है, या तो कोई कंपनी डालो, ठीक है, या थोक के विक्रेता बनो, ठीक है, बड़े लेवल पर पूरी सप्लाई कर रहे हो कि शहर को पूरा का पूरा, बड़े लेवल पर करो, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है सर, नहीं इसका स्कोप ज्यादा नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी का इंडिया में स्कोप नहीं है, ठीक है। बायोटेक बायोटेक से अच्छा है आज की डेट में, आप जो मेन ब्रांच है ना, मेन ब्रांच जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, या कोई टेक्निकल ब्रांच, ठीक है, जैसे फार्मेसी हो गया, बी फार्मा हो गया, ठीक है, या आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया, ठीक है, आपका डेंटल हो गया, इनमें आप निकल जाओ, ठीक है। समझे? चलो ठीक है। बीएससी फॉरेंसिक साइंस इनका कोई खास नहीं है। बीएससी नर्सिंग अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो बेटर है, बाद बाकी का तो खैर कोई कुछ खास नहीं है, ठीक है। ठीक है, एमएससी अच्छी जगह से कर, देखो मेरा क्या है, मैं नहीं चाहता कि जन्म एक बार मिला है, ठीक है, और अच्छे से जीना भी है, ये भी मैं ध्यान रखना, ठीक है। अच्छी कोई निगेटिव कोई थॉट आने नहीं चाहिए, सिलेक्शन होने एक अलग बात है, जीवन एक बार मिला है, जिस उद्देश्य के लिए मिला है वो उद्देश्य पूरा करना है आपको, अच्छे से जीना है आपको, आप समझ रहे हो ना। तो वो काम करो जो थोड़ा सा ठीक ठाक लगे आपको, मैं बढ़िया कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ उसके अंदर, और दिल कहे कि यार ये मैं बढ़िया कर सकता हूँ, वो करो यार, तुम बढ़िया करोगे, ठीक है। बस इतना समझो, ठीक है। और तुम, मैं सच बताऊं, तुम जितने भी टॉप मोस्ट पे देख रहे हो लोगों को, इंडिया की बात नहीं कर रहे, दुनिया के अंदर, उनका एक्चुअल में एजुकेशन बैकग्राउंड देख लो, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए, सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तब भी अगर तुम्हारा थॉट प्रोसेस है तो तुम टॉप लेवल पे जाओगे, ये पक्की बात है, ठीक है। और बात बाकी ये फिर अपना सेटिस्फेक्शन है, किसी को छोटी नौकरी में भी सेटिस्फेक्शन होता है, किसी को बहुत मिल जाए तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता, ठीक है। बस आपका मेन एम, टारगेट क्लियर होना चाहिए, जो इंडियंस बच्चों का नहीं होता, समस्या यहां पर आती है, ठीक है। चलो, तो पॉपुलेशन की बात चल रही थी, तो पॉपुलेशन ध्यान रखना है आपको, हर स्पीसीज की अलग होती है, हर एरिया की अलग होती है, समझ रहे हो, हर समय की अलग होती है, 10 साल पहले की पॉपुलेशन, 10 साल बाद की, तो 3 फैक्टर आते हैं जब भी पॉपुलेशन की बात होगी, किस स्पीसीज की बात कर रहे हो, किस एरिया की बात कर रहे हो, समझ रहे हो, किस समय की बात कर रहे हो, तो 3 फैक्टर आएंगे। ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है, अगर मुझे बनाने को दे दिया जाए तो खतरनाक क्वेश्चन बना दूंगा एनसीईआरटी से। अभी एक सीरीज ली थी ना मैंने, एनसीईआरटी चैलेंज, देख लेना भाई एक बार जाकर के, एनसीईआरटी चैलेंज, मैं सच कह रहा हूं, बहुत अल्टीमेट सीरीज है, बच्चों ने नहीं देखा पर टीचरों ने बहुत देखा है, बहुत सारे टीचरों के रिप्लाई आए मेरे पास, सर गजब क्वेश्चन थे, ठीक है, आपने अच्छे क्वेश्चन डिजाइन किए, और सारे एनसीईआरटी से थे, और एनसीईआरटी से क्वेश्चन होते हुए भी बच्चा 50 में से 50 क्वेश्चन नहीं कर पाया, सोचो, बच्चा 25 क्वेश्चन कर रहा है, 30 क्वेश्चन कर रहा है, बच्चा कह रहा है कि सर बड़े फाड़ू क्वेश्चन दिए आपने, तो सर क्वेश्चन तो मिला भी नहीं पा रहे, पीएचडी लेवल के, मैंने भाई एनसीईआरटी के हैं, बच्चा ये भी कह रहा है हाँ सर एनसीईआरटी के हैं, पर पूछने के तरीके आपके बड़े अच्छे हैं, ठीक है, समझ रहे हो, तो इसलिए मैं कहता हूं कि चीजें, हाँ यूट्यूब पर है, हाँ यूट्यूब पर है बेटा, एनसीईआरटी चैलेंज करके मैंने डाला था। मैं ये बताना चाहता था कि आप एनसीईआरटी को हल्के में लेते हो, एनसीईआरटी को सीरियसली लो, एनसीईआरटी वास्तव में, मैं एनसीईआरटी का कोई भी मुझे आप दे दो कि सर ये चैप्टर है, ऐसे क्वेश्चन बनाओ एनसीईआरटी से कि हम 50% भी ना हिला पाए, ठीक है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन बना के दे दूंगा एनसीईआरटी से, तुम 50% भी नहीं ला पाओगे, मैं सच कह रहा हूं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं, पर नीट वाले ऐसे नहीं बनाते, नीट के अंदर स्टैंडर्ड होता है, टिपिकल मतलब लेवल ऑफ टिपिकल रखे जाते हैं, इतने मीडियम लेवल, इतने इजी लेवल, इतने हार्ड, ठीक है। एनसीईआरटी से पेपर बनेगा तब भी आप समझ रहे हो हार्ड लेवल डाल दिएगा तो आप गड़बड़ कर दोगे, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाई एनसीईआरटी को अच्छे से समझना, ठीक है। चलो ठीक है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन किस पर डिपेंड करती है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल हम निकालने हैं, तो स्पीसीज पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, एरिया पता होना चाहिए, और टाइम पता होना चाहिए, किस समय की पॉपुलेशन की बात कर रहे हो,
ठीक है, आप समझ रहे हो? हाँ, तो ये 3 फैक्टर है जो किसी की भी पॉपुलेशन को डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है बिल्कुल? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई होता है। आज हाथ की स्थिति बड़ी खराब है, रात भर ट्रेवल, सुबह से क्लास, दौड़ भाग, अब हाथ कह रहा है आज के भाई आज करना पड़ेगा इसका कुछ। ठीक है, तो पॉपुलेशन 3 फैक्टर ध्यान रखने हैं आपको, ये जनरल नॉलेज के लिए डाल दिया मैंने। डेमोग्राफी, ये पता होनी चाहिए, कल न्यूज में बड़ा टर्म यूज करते हैं डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जब भी हम पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी बात छेड़ते हैं तो डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हमेशा एक सिंगल इंडिविजुअल होती है। गधे की पॉपुलेशन निकालनी है तो यूनिट क्या है? एक गधा। ह्यूमन की पॉपुलेशन निकालनी है तो यूनिट क्या है? एक सिंगल ह्यूमन। समझ रहे हो? घोड़े की पॉपुलेशन निकालनी है तो एक सिंगल घोड़ा उसकी यूनिट है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन इस पे बनता नहीं है। ठीक है, यहां बन सकता है ये 3 पॉइंट्स पर एक क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करेंगे भाई, यहां से एनसीईआरटी चालू होती है। ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंसिस। ऑफिशियल काउंटिंग के लिए टर्म यूज करते हैं हम सेंसिस। जनगणना, हिंदी में बोलते हैं जनगणना, जो हर 10 साल बाद रिपीट होती है। इंडिया में नहीं, सारी हर सब जगह की बात कर रहा हूं मैं। हर 10 साल बाद रिपीट होती ही होती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो पहली जनगणना कब हुई थी? 1872, 1872 में। अभी लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, नहीं तो अभी 2122 में हो चुकी है, आप समझ रहे हो ना? पर अभी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लास्ट सेंसिस 1 में हुई है। पर अभी अगर मैं जो दिखाया मैंने डेटा आपको, ठीक है, ये 2021-22 के हिसाब से आप कर सकते हो। अभी एनसीईआरटी में आया नहीं है, ठीक है, 2021 लिख देता हूं मैं। ये अभी लेटेस्ट है, 11 के बाद सीधे 21। समझ रहे हो ना मेरी बात? लगभग 10 साल बाद ये रिपीट होती है। ठीक है, पर एनसीईआरटी में डेटा दिया नहीं है, यहीं तक दे रखा है इसमें। ठीक है, अभी बेसिक इंफॉर्मेशन है। नहीं नहीं, एनसीईआरटी चैलेंज में एक ही लेक्चर लिया है मैंने अभी। ठीक है, सेकंड भी ले लूंगा आप कहोगे तो। ठीक है, सेकंड के अंदर कुछ चैप्टर दे दूंगा मैं, उसके ले लूंगा, स्पेसिफिक चैप्टर के ले लूंगा मैं। ठीक है, अभी मैंने पूरा 11th लिया था, 11th में बायोमोलिक्यूल और एनिमल किंगडम और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन 3 चैप्टर नहीं डाले थे, ये 3 चैप्टर इंक्लूड करके भी मैं एक ले लूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, हाँ ले लूंगा, पर तैयार तो करो तुम अपने को पहले इस लाइक। तो मैं उस चैलेंज को लेने के लिए अपने को तैयार करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता चैलेंज। ठीक है, अपने को बहुत तैयार करना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आप गवर्नमेंट से हो कहां से हो, फर्क पड़ता है कि आप कितनी शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, एक रिवीजन टारगेट ले लेंगे, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, लिखने का आज ज्यादा नहीं है, लिखने का अभी एनसीईआरटी कुछ लाइनें करा रहा हूं, अभी लिखने का नहीं करा रहा मैं। लिखने का आपको मैं बताऊंगा कहां करना है, इसमें लिखना कम है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि चैप्टर डेटाबेस है और डेटाबेस एनसीईआरटी से आता है। ठीक है, बाहर से कुछ कंसेप्ट नहीं है, डेटाबेस है। कंसेप्ट लास्ट में आएंगे टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर, वो मैं करा दूंगा। ठीक है, अब डेटा क्या है? द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड, ये जनरल नॉलेज का भी डेटा है, ये नॉर्मल एग्जाम में भी पूछी जाती है बातें इसलिए। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड, अब मैं दुनिया की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं जो हर बच्चे को, चाहे इस फील्ड का हो या ना हो। ठीक है, 1900 में जो दुनिया की पॉपुलेशन थी, वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में, पर मैं याद करा दूंगा पूरा। ठीक है, लगभग 2 बिलियन थी। समझ रहे हो? फिर लगभग 10 साल बाद 2000 में आकर के ये पॉपुलेशन डबल नहीं हो गई भाई, 2000 में आकर के ये ट्रिपल हो गई। समझ रहे हो? 6 बिलियन, हंगामा हो गया पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 2 बिलियन से 3 बिलियन नहीं, 4 बिलियन नहीं, 5 बिलियन नहीं, 6 बिलियन। इंडिया में भी हंगामा हो गया था इन दिनों। ठीक है, 1900 से लेकर के 2000 के बीच में देखोगे बड़ा मतलब था यार, ये क्या हो गया? आप समझ रहे हो? 2000 की बात है, तब मतलब मान लो इंदिरा गांधी के टाइम की बात, 2000। ठीक है, समझ रहे हो? इस समय पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है। ये मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, इंडिया की देख लो। अगर इंडिया में देखोगे तो देखो, अप्रोक्सीमेटली आजादी के टाइम की बात करूं, लगभग 350 मिलियन पॉपुलेशन थी इंडिया की, समझना, एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंसी। अगर 2000 की बात करूं तो 350 मिलियन से 1 बिलियन हो गई। मतलब भाई तुम कर क्या रहे हो? समझ रहे हो ना? लोग कर क्या रहे हैं? लोग पगला गए, क्या कर रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा। मतलब इंडिया, तो मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं, इंडिया नहीं,
मतलब मोस्टली कंट्री के अंदर एक बम फटा है पॉपुलेशन का, समझ रहे हो। इस चैप्टर में जो पीपीटी में दे रहा हूं ना, ये डेटा इनफ है। जिस तरीके से समझा रहा हूं इसी तरीके से समझ में आ सकता है, और कोई तरीका नहीं है बेटा। अच्छा, बीजेपी का टाइम था 2000 के अंदर, ठीक है, 2000, अब जो भी हो मुझे इतना याद नहीं है कि कांग्रेस का टाइम था बीजेपी का टाइम था, पर उन दिनों की बात कर रहा हूं जब ये पॉपुलेशन, समझ रहे हो, तेजी से बढ़ी थी। 2000 या 2000 के बाद की, मतलब इस ड्यूरेशन की बात है, यहां से यहां तक के बीच की बात है, इसके बीच में। लेकिन 350 से लेकर के मिलियन पॉपुलेशन से इतनी बिलियन पॉपुलेशन होगी, 1 बिलियन, इस बीच में जो मोस्टली गवर्नमेंट रही होगी वो शायद कांग्रेस रही होगी। गवर्नमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ फर्क पड़ता है इंसान से, ठीक है। गवर्नमेंट तो एक वो है, अलग है, ठीक है। इंसान से, कि इंसान की सोच चेंज हो गई। आजादी मिलने के बाद उसको इतनी आजादी मिल गई कि वो पॉपुलेशन बढ़ाने पे चालू हो गया। आजादी से मिलने से पहले तो उसका टारगेट था कि देश को आजाद कराना है। अब देश तो आजाद हो गया, अब लाओ जनसंख्या बढ़ाना है, ठीक है। पता नहीं क्या हुआ, इंडिया में नहीं, ये पूरी दुनिया में ही हुआ। सॉरी, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में हुआ। यहाँ 2 से 6 बिलियन पहुंच गई, तो यहाँ 350 मिलियन से 1 बिलियन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है। और अगर मैं 2001 या 2000 ही मान लो उसको, 2001 की बात कर रहा हूं के हिसाब से बात करूं, तो आप कह सकते हो पूरी दुनिया में हर छठवां इंसान इंडियन है, समझ रहे हो। रेशियो ऑफ बर्ड और इंडिया का पॉपुलेशन निकालोगे ना, 6:1 का आ रहा है, अकॉर्डिंग टू 2001 या 2000 सेंसस के हिसाब से, समझ रहे हो। हाँ भाई, इसके हिसाब से 2000 में जो गणना हुई थी उसके हिसाब से तो 6 बिलियन, 1 बिलियन, यानी हर छठवां इंसान इंडियन है पूरी दुनिया के अंदर। यस, पॉपुलेशन बढ़ाई है, बहुत ज्यादा बढ़ाई है पॉपुलेशन, समझ रहे हो। सर आप कितने भाई हो? हम 2 भाई हैं, एक छोटा भाई है मेरा, एक मैं बड़ा भाई हूं, ठीक है। समझ रहे हो, अब पूछना चाह रहे हो सर कितनी पॉपुलेशन है, इतने ही है, ठीक है। छोटा भाई है और मैं बड़ा हूं, और एक मेरी सबसे छोटी सिस्टर भी है, ठीक है। हम 3 बहन भाई हैं। उस समय 2 या 3 बच्चों का कंसेप्ट था, ठीक है। यस, 2 या 3 बच्चों का कंसेप्ट था। समझ में आया? हाँ। मेरा छोटा भाई स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा है, वो योगा का मतलब योगा एक्सपर्ट है, वो योगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। वो ट्रीटमेंट देता है लोगों को, मतलब योग के थ्रू, जहां मेडिकल साइंस फेल होती है तो वहां योगा के थ्रू लोगों को ट्रीट करता है चीजों से, ठीक है। वो स्पिरिचुअलिटी में और इन चीजों में बहुत ज्यादा है, आगे है, बहुत आगे, ठीक है। वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी है, ठीक है। पूछ रहे हो तो मैंने बता दिया, ठीक है। समझ रहे हो। तो ये डेटा मत भूल जाना, 1900 के अंदर वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या थी? ओनली 2 बिलियन। और 10 साल बाद वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या हो गई? 6 बिलियन। इंडिया जब आजाद हुआ था तब पॉपुलेशन कितनी थी? मिलियन में 350। पर जब 2000 सेंसस की बात आई तब यही 350 मिलियन से 1 बिलियन हो गई। ये डेटा आप कभी भूलना मत। अब पूरी तुम जनपति निकलवाओगे सर, आपके बच्चे कितने हैं, समझ रहे हो। अब आ जाओ, ठीक है। हाँ, मैं मुझे पता है, उस समय कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं बने थे, ठीक है, उसके बाद बने हैं, ठीक है। इधर आ जाओ, ठीक है। तो द इंडियन पॉपुलेशन विच वाज अप्रोक्सीमेटली दिस, और अब कितनी होगी? इतनी। हाँ, उसके बाद आरसीएच का रोल आया। अब आरसीएच का रोल दिखाना चाहता हूं मैं। अब देखो, अब 6 बिलियन से डायरेक्ट 12 बिलियन नहीं हुई, ठीक है। अब यहां पर 10 साल बाद 7.2 बिलियन हुई, पर ये भी बढ़ रही है भाई, क्योंकि शेल्टर रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, समझ, रिसोर्सेज लिमिटेड है भाई। अर्थ कितना पार्ट है? 1/4 पार्ट है, 2/3 तो पानी है सारा का सारा। जितना पानी है उससे ज्यादा आप कह सकते हो आइस है, ठीक है, एंटार्क्टिका वगैरह पर। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस कंटिन्यू डिसॉल्व हो रही है, ग्लेशियर गायब हो रहे हैं, और वाटर का लेवल बढ़ रहा है, आइलैंड गायब होते जा रहे हैं, ठीक है। और जब अर्थ का वो पार्ट कम रहता जा रहा है जो कि कहीं खेती इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अर्थ की फर्टिलिटी घटती जा रही है। जब अर्थ फर्टाइल नहीं होगी
पेड़ नहीं होंगे, चीजें नहीं होंगी, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, तो फिर से खतरनाक कंडीशन आने वाली है। ठीक है, तो समझ में आया। तो अब यहां से यहां देखोगे ना तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, पर ये चेंज भी बहुत बड़ा चेंज है। समझ रहे हो, 6 बिलियन से 7.2 बिलियन। ठीक है, पर यहां फिर भी 1.2 बिलियन बढ़ा है 2011 में, और 2021 में आकर के तो आप फिर देख रहे हो बढ़ गया। ठीक है, अब यहां 1 बिलियन से 1.2 बिलियन हुआ है। ठीक है, 1 बिलियन से 1.2 बिलियन हुआ है 2011 में, और 1.38 अभी बताया मैंने लेटेस्ट 1.38 बिलियन 2000, ठीक है, 2021 के अंदर आकर के। ठीक है, तो ये डेटा इतना तो याद रखो जो एनसीईआरटी ने रखा है, 1900, 2000, 2011, इंडिपेंडेंसी 2000, 2011। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू 2001 या 2000 सेंसस के हिसाब से ये पूछा जाएगा किसके हिसाब से, किसके हिसाब से इंडिया, हर छठवां इंसान दुनिया में इंडियंस है, किस सेंसस के हिसाब से, तो 2000 याद रखना इसके हिसाब से। ठीक है, हर छठवां इंसान इंडियन है। क्लियर है बिल्कुल, ये डेटा आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, यस, नेचर समय समय पर कोरोना जैसी चीजें लाएगी, जो भी है। ठीक है, नेचर ला रही है या इंसान का इसमें रोल है, जो भी है। ठीक है, अब आ जाओ। अब अकॉर्डिंग टू 2001 या 2000 कह सकते हो की बात है, सेंसस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, रेट जहां पर भी आ गया, रेट का मतलब समय। ठीक है, रेट का मतलब समय, आप समझ रहे हो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, रेट का मतलब समय, समझना मेरी बात। ठीक है, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज स्टिल अराउंड 1.7%, 1.7%, इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ी है। सर कैसे, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर समय के अंदर 1000 लोगों में 17 नए लोग ऐड हुए, इसका मतलब ग्रोथ रेट कितनी बढ़ गई, 1.7% हो गई। और ये 2011 सेंसस के हिसाब से हम रिपोर्ट देखते हैं तो ग्रोथ रेट पर क्या असर पड़ा। ठीक है, लगभग लेस देन 2% लिखा है इन्होंने, लेस देन 2% लिखा है, पर एक्चुअल में 2% ही मान के चलो। पर्टिकुलर टाइम के अंदर 1000 लोगों में 20 लोग नए बढ़े, यानी ग्रोथ रेट पहले से बढ़ी है घटी है, ग्रोथ रेट बढ़ी है। हर साल ग्रोथ रेट बढ़ रही है, ये अच्छा इंडिकेटर नहीं है। हर साल ग्रोथ रेट का बढ़ना अच्छा इंडिकेटर नहीं है, आप समझ रहे हो। हाँ, और ये सबको समझना पड़ेगा। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया को समझना पड़ेगा, अर्थ का वो पार्ट बहुत कम है जिसकी वजह से जीवन है। अगर जीवन को खतरे में डालना है तो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, आप खत्म करो, नहीं तो आप बहुत कम समय, ठीक है, नहीं तो ऑक्सीजन नहीं होगी, चीजें नहीं होंगी, तो लाइफ ही नहीं होगी। ठीक है, मैं इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं सभी जीव जंतुओं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लाइफ के लिए चीजों को मतलब बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें करने पड़ेंगी। क्लियर है समझ, अकॉर्डिंग टू, यहां तक कोई डाउट है तो ग्रोथ रेट पर क्वेश्चन आएगा। अकॉर्डिंग टू 2000 या 2001 सेंसस ग्रोथ रेट कितनी थी, 1.7, और यहां पर लेस देन 2 लिखा है उन्होंने, लगभग 2% के आसपास है। ठीक है, ग्रोथ रेट बढ़ी है, घटी नहीं है। अब रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रीजन क्या है, हर साल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, ग्रोथ रेट बढ़ रही है, कारण क्या है। अब कारण तो कहीं ना कहीं हम डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम कोशिश कर लेते हैं। जैसे चाइना है, चाइना में ओल्ड पर्सन की नंबर बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों को मरने ही नहीं देते। ठीक है, इसकी वजह से वो ओल्ड पर्सन को भी मेंटेन करके रखे हुए हैं, तो पॉपुलेशन इसलिए बढ़ रही है। इंडिया में क्या होता है, जो थोड़ा ओल्ड हो जाते हैं उनको घर से अलग बाहर खाद डाल दी जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है मैंने, क्योंकि घर में बहू बेटा सब है तो वो अक्सर कर बूढ़े लोग बाहर ही लेटते हैं, और जब ठंडी पड़ती है तो बहुत सारे बूढ़े लोग खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ठंड की वजह से, क्योंकि उनकी आदत है बाहर लेटने, घर में लेटेंगे नहीं वो। ठीक है, ठंडी पड़ती है तो मामला हो जाता है। तो इंडिया के अंदर थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पर रैपिड डिक्लाइन, टेक्नोलॉजी बढ़ने से डेथ रेट कम हो गई है, समझ रहे हो, मैटरनल और फीटल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गई है, समझ रहे हो भाई। पहले दाई माँ कंसेप्ट था तो बहुत सारी माताएं और बच्चों की डेथ हो जाती थी ड्यूरिंग डिलीवरी, पर मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ी है, समझ रहे हो। इनके अंदर कमी आने की वजह से कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। और देखा होगा मोदी जी के भाषण में अक्सर कर सुना है मैंने, हमारा इंडिया अभी यंग है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर, ठीक है, कह सकते हो रिप्रोडक्टिव एज के लोगों का नंबर ज्यादा है जनगणना में जो निकल के आया।
ठीक है, ओल्ड एज पर्सन कम है अदर कंट्री के कंपैरिजन के अंदर, ठीक है, इसलिए यंग यंग किस पर बेस कहा जाता है कि यहां पर अगर यूथ ज्यादा है, यहां पर समझ रहे हो ना, यूथ ज्यादा है तो समझो उस देश की पावर बहुत ज्यादा होगी, यूथ से पावर होती है। अगर 50% बूढ़े हैं तो ना तो लड़ सकते हैं ना किसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जनसंख्या तो ज्यादा है, ठीक है, जनसंख्या तो ज्यादा है, पर पर किसी काम की नहीं है। पर इंडिया के अंदर जनसंख्या कम, चाइना से कम है, पर ताकत बहुत ज्यादा है क्योंकि यूथ बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो। नो डाउट चाइना के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, पर इंडिया के पास यूथ बहुत ज्यादा है, समझ में आया। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज समझते हो, हमेशा ध्यान रखना रिप्रोडक्टिव एज मेल की नहीं निकाली जाती, फीमेल की निकाली जाती है, क्योंकि बेबी कंसीव फीमेल करती है, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए फीमेल रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि बेबी कंसीव वो कर रही है, समझ रहे हो, ठीक है, मेल तो स्पर्म इजैक्युलेट कर रहा है, ठीक है, पर फीमेल बेबी कंसीव कर रही है, और फीमेल भी समझना हमेशा देखना एज और सेक्स रेशियो, तो सेक्स में कौन होती है, फीमेल, ए किसी भी पॉपुलेशन के अंदर अगर फीमेल ज्यादा है तो वहां की ग्रोथ रेट ज्यादा होगी, ठीक है, और किस ग्रुप की फीमेल, आप बोलोगे 15 से लेकर के 44 44 ईयर, इस एज ग्रुप की फीमेल अगर ज्यादा है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, चाहे वो इंडिया हो या किसी भी कंट्री का हो, तो समझ लो उस पॉपुलेशन की ग्रोथ एकदम सुपर एस कर पर फॉलो कर रही होगी, समझ रहे हो, हाँ, क्योंकि इन फीमेल्स का नंबर ज्यादा है, आप समझ रहे हो, हाँ, ठीक है, 44 उम्र, ठीक है, 44 रखी गई है, यानी ये वो एज ग्रुप है जिसके बीच में बेबी कंसीव होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। रोहित बेटा, तू आगरा नहीं, देखो हर जगह के लोग हर तरीके के होते हैं, ठीक है, मैं कानपुर गया तो कानपुर के लोगों से जीत नहीं सकते आप, खतरनाक होते हैं कानपुर, लखनऊ के लोग, कानपुर के लोग बहुत खतरनाक होते हैं, आप उनसे जीत नहीं सकते किसी भी चीज के अंदर, ठीक है। अब तुम दिल्ली चले जाओ, दिल्ली के लोग तुम्हें बेच के खा जाएंगे, ठीक है, तो पर ऐसा नहीं है कानपुर में अच्छे लोग नहीं होते, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, ठीक है, दिल्ली में अच्छे लोग नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं, ठीक है, तो हर जगह हर टाइप के लोग होते हैं, समझ रहे हो, हाँ, अच्छा, रोहित प्रयागराज से हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब प्रयागराज में भी अच्छे लोग भी बहुत हैं पर बुरे लोग भी बहुत हैं, मेरा पाला पड़ा है वहां पर, ठीक है, बुरे लोगों से भी, बिल्कुल, तो हर जगह अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, ठीक है, पर परसेंटेज थोड़ी सी वेरी करती है बस, इसलिए ये मत सोचो कि एक जगह ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ये क्वेश्चन आता है किस सेक्स के लोग, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, फीमेल, किस एज ग्रुप के लोग रिप्रोडक्टिव एज को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, आप बोलोगे फीमेल 15 से लेके 44 ईयर तक के, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये फैक्टर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो आप लोग रैपिड डिक्लाइन इन दिस एंड इंक्रीज इन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग, ठीक है, ये ऑप्शन में ढूंढना होगा सही हो गलत को आपको, ठीक है। अब आएगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस पर डिपेंड करती है, इस पर भी क्वेश्चन आता है, ये सिर्फ क्वेश्चंस की फॉर्म में तोड़े हैं मैंने सारे के सारे पॉइंट्स, एनसीईआरटी के लाइंस को क्वेश्चंस की फॉर्म में तोड़ दिया, तुम क्वेश्चन फटाफट कर पाओ, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर डिपेंड करती है पॉपुलेशन, बर्थ रेट, अगर किसी पॉपुलेशन में बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट से, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट अगर कम है किसी पॉपुलेशन के अंदर तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी, माइग्रेशन, माइग्रेशन की बात करते हैं, एक होता है इमिग्रेशन, एक होता है एमिग्रेशन, ठीक है, आई फॉर इन, ठीक है, इन इमिग्रेशन, अगर कोई बाहर से इस पॉपुलेशन में एंटर कर जाते हैं बाहर के पॉपुलेशन के लोग तो ग्रोथ रेट बढ़ेगी, हाँ, अरे दोनों ही मैंने एक जैसे बना दिए, अगर कुछ लोग अंदर से बाहर निकल जाते हैं, कुछ चले जाते हैं बाहर, अरे कुछ लोग चले जाते हैं निकल के बाहर, निकल के बाहर चले गए, अगर कुछ लोग बाहर जा रहे हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घटेगी, यहां घट रही है यहां बढ़ रही है, समझ रहे हो, तो माइग्रेशन भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को डिसाइड करता है, क्लियर है। एज एंड सेक्स रेशियो, एज मैंने बता दी है, रिप्रोडक्टिव एज 14 से
सॉरी 15 से 44 कर दो। सेक्स के अंदर मैंने बता दिया फीमेल। किसी पॉपुलेशन में फीमेल ज्यादा है और रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल ज्यादा है तो उसकी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। तो 4 फैक्टर है जो किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को डिसाइड करते हैं। समझ रहे हो? हाँ, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, ठीक है, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, बिल्कुल सही। टाइम कैसा आने वाला है पता नहीं, पर कहीं ना कहीं एआई आ रही है, ठीक है, फ्यूचर में बहुत तगड़ी तरीके से आएगी। चैलेंज सबके सामने होगा, आपके सामने भी चैलेंज होगा मेडिकल फील्ड में, ठीक है। कुछ अच्छाइयां भी होंगी पर कुछ बुराइयां भी होंगी, ये रेशियो तो हर जगह चलता है ना, पहले भी चला था, आज भी चलाएगा और फ्यूचर में भी चलेगा, ठीक है। और ये लड़ाई चलती रहेगी अच्छाई और बुराई की, ठीक है। इसे चीजें संतुलित रहेंगी, यही है, यही कंसेप्ट आना है। कोई अच्छा बुरा नहीं, सब जगह ऐसा ही होगा, ठीक है। संजय लिख रहे हैं इंदौर के लोग पोहा खाते हैं और खुश रहते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब एक नोटेबल पॉइंट है, नीट में क्वेश्चन आए हैं इसलिए मैंने डाल दिया। द नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल इन एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज, वही आगे 15 से 44 साल, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इन्फ्लुएंस द बर्थ रेट, ये कोई ऑप्शन था उसमें, आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये आया था कि, ठीक है, थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम थॉट वी could bring down the population growth rate, it was only marginal, no doubt growth rate पहले से कम हुई है पर बहुत ज्यादा कम नहीं हुई, मार्जिनल कम हुई है, ठीक है। काम कर रहा है आरसीएच पर इसने बहुत चेंज नहीं किए, मार्जिनल चेंज किए हैं, पर किए हैं पर मार्जिनल चेंज किए हैं, ठीक है। फिर एक दो नोटेबल पॉइंट और डाल दिए मैंने, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल स्टेट क्या होती है, ठीक है, ये क्यों कहा जाता है कि हम दो हमारे दो, ठीक है। अगर माता पिता के 2 बच्चे हैं तो माता पिता की डेथ होगी तो उसकी जगह कौन ले लेंगे, बच्चे ले लेंगे। फिर उनके 2 बच्चे, ठीक है, उनकी डेथ होगी, वो जगह वो ले लेंगे, तो रिप्लेसमेंट लेवल 0 रहेगा। इसलिए गवर्नमेंट कहती है हम दो हमारे दो को फॉलो करो। डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल स्टेट का मतलब है 0 पॉपुलेशन ग्रोथ। वो कब होगी, जब बर्थ रेट डेथ रेट बराबर हो जाए, ठीक है, या बर्थ रेट इमिग्रेशन एंड डेथ रेट एमिग्रेशन बराबर हो जाए तो हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना है, बर्थ रेट ज्यादा होती है डेथ रेट के तो पॉपुलेशन पॉजिटिव में जाती है, और बर्थ रेट अगर कम होती है डेथ रेट के तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव होगी, सिंपल सी बात है। समझ रहे हो ना? ये जनरल क्वेश्चंस थे जो पहले बहुत आते थे, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, ठीक है। और इसलिए कहते हैं हमेशा ट्रांजिशनल स्टेट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 0 होना चाहिए। तभी तो गवर्नमेंट ने स्लोगन बनाया हम दो हमारे दो, और जगह जगह देखेंगे आपने, रेलवे टिकट पर हम दो हमारे दो, बड़े बड़े स्कूल्स की दीवारों पर हम दो हमारे दो, ठीक है, जगह जगह मतलब देखेंगे हम दो हमारे दो, ठीक है। तो अगर इसको फॉलो करता है एक आम इंसान, एक जनसंख्या अपनी दुनिया के लोग, ठीक है, तो नो डाउट रिप्लेसमेंट लेवल 0 हो जाएगा, और रिप्लेसमेंट लेवल 0 होने से मतलब बेटर इवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं लोग, ठीक है, तो बेटर रहेगा, ठीक है। 0 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होनी चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं प्रकृति के फेवर में सोच रहे हो, आप भी जियो अच्छे से और प्रकृति को भी मेंटेन करने दो चीजों को, तभी वो बैलेंस हो पाएगा। अगर एक तरफा रहेगा तो प्रकृति कहीं ना कहीं रिवेंज लेगी, बदला लेगी, और समझ रहे हो, बड़े लेवल पर मास एक्सटेंशन होगा, उसमें कहीं ना कहीं दर्द होता है, ठीक है, बहुत नुकसान होता है, ठीक है। तो उसको बैलेंस करके चलो, ज्यादा बेटर है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। लास्ट में एनसीईआरटी कुछ लाइनें मैंने छाप दी है, ठीक है। तो कौन सा स्लोगन क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी में दे रखा है हम दो हमारे दो, बस स्लोगन ध्यान रखना है, जगह जगह पे छपे रहते हैं इस तरीके से टिकट्स पर, ठीक है। छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है। और ये भी कह रहे हैं कि एक तरीका और है बच्चे पैदा करने के साथ साथ, क्या है, 1 चाइल्ड अडॉप्ट नॉर्म्स लेके आओ। मैनी कपल मोस्टली यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव इवन अडॉप्ट एंड 1 चाइल्ड नॉर्म्स, पर मैं इसके खिलाफ में हो गया हूं अब, ठीक है। पहले मैं भी मानता था कि बच्चे को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, पर आज की डेट में कल युग में लोगों की सोच इतनी घृणित हो चुकी है, इतनी गंदी हो चुकी है, ठीक है। अगर वो किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं तो उसको वो फीलिंग नहीं दे पाते, अपने बच्चे अपना नहीं खून का टुकड़ा होता है, वो फीलिंग नहीं देते, ठीक है। कई लोगों तो इस घिनौने अपराध में लिप्त पाए गए, बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, कुछ साल तक रखते हैं, बाद में उसको बेच देते हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? कुछ लोग उन बच्चों के ऑर्गन तस्करी में करते हैं, ठीक, अपना बच्चा तो है नहीं, ठीक है, अडॉप्ट कर लिया। कुछ लोग उनको, समझ रहे हो, देह व्यापार में जाकर के उसको बेच देते हैं जाकर के।
मतलब ऐसे लोगों को समझ रहे हो बंदूक की नोक पर के उड़ाना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। ठीक है, तभी तो मैं अब इसके फेवर में नहीं हूं अडॉप्ट वाले। ठीक है, समझ रहे हो, पर मन करता है ना कि ऐसे बच्चों को अडॉप्ट भी करना चाहिए। लोग अपना मतलब पेरेंट्स वाला प्यार दें उनको, जो उसको नहीं मिल पाया, किसी कारण से पेरेंट्स नहीं रहे। पर लोग इतनी गंदी मतलब कल्पना से परे है, मैं तो ज्यादा बात बता भी नहीं पा रहा लोग किस हद तक जा चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने एडॉप्ट चाइल्ड को एडॉप्ट करने पे भी बड़े तगड़े नॉर्म्स लगा दिए अब आ करके। ठीक है, आसानी से आप किसी चाइल्ड को एडॉप्ट नहीं कर सकते उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। समझ पा रहे हो नहीं मेरी बात? ठीक है, तो ये बहुत, ये मैं फेवर में था एक जमाने में। ठीक है, अब मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूं। ठीक है, इससे अच्छा है कि अगर आपके पास पैसा है आप कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, प्रॉपर तरीके से इन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना चाहिए जो बच्चों के लिए वास्तव में अच्छा कर रही हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। पर ये मामला बहुत खराब है, मैं किस हद तक गया है मैं शायद उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अभी। ठीक है, बहुत गंदे स्तर पर जा चुका है ये। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा। गवर्नमेंट अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, गवर्नमेंट कह रही है ठीक है कि मैरिजेबल एज ग्रुप एक पर्टिकुलर होती है, लड़की के लिए 18 और लड़के के लिए 21, इससे पहले शादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पर अब क्या हो रहा है, मैरिज और डिले हो रही है। ठीक है, देखोगे लोग सेटल नहीं हो रहे हैं, मैरिज को थोड़ा डिले कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? मैं मानता हूं पूजा बेटा सारे लोग एक जैसे नहीं होते, पर किसी के माथे पे लिखा है कि वो अच्छा है या बुरा। आप समझ रहे हो ना, मैं ये नहीं कह रहा 100 में से अगर 2 लोग खराब हैं तो वो कितनी मेंटलिटी खराब कर सकते हैं लोगों की। ठीक है, कितनों की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, बात उसकी है। ठीक है, बात उसकी है, मैं उसकी नहीं कह रहा बेटा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग खराब हैं। ठीक है, मैंने कहा ना कि मतलब लोग खराब बहुत होते जा रहे हैं। ठीक है, इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब मैक्सिमम लोग हैं, सही कह रहे हो, मैक्सिमम लोग हैं। अब वो नहीं, चीजें नहीं बची। लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, लोग पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं, अपनों को मार रहे हैं यार। मैं दूसरी तो बात छोड़ो, अपनों को मार देते हैं पैसे के लिए, तो बहुत बुरी हालत है। अब स्थिति वैसी नहीं है, अब लग रहा है कि हाँ कलयुग है, पर अच्छे लोग हैं तभी चीजें बैलेंस हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग हैं, चीजें बैलेंस हैं। अगर ये लोग नहीं होंगे ना तो पूरा सब डिसबैलेंस हो जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, मैं कह रहा हूं, ठीक है, मैं डॉक्टरों से भी कहता हूं क्योंकि मेडिकल फील्ड से मैं बहुत ज्यादा नाराज हूं। आप कमाओ यार, ठीक है, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है, अच्छी तरीके से कमाओ, किसी को बिना मारे कमाओ, बिना उसके ऑर्गन बेचे कमाओ, बिना उसको धोखा दिए कमाओ। ठीक है, मैं सच कह रहा हूं कि रियलिटी में कह रहा हूं चीजें बहुत खराब हैं, बहुत खराब है। ठीक है, चलो, स्टेटरी राइजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल, भाई कितना होता है फीमेल का? 18 साल, और मेल का कितना होता है? 21। इससे पहले शादी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनके अंदर समझदारी नहीं होती, हो सकता है वो बेबी कंसीव कर ले मल्टीपल टाइम, इसलिए इतने पे समझदारी आ जाती है। ठीक है, लड़कियों में समझदारी थोड़ी जल्दी आ जाती है कंपेटिटिव लड़कों, ठीक, लड़कों के। ठीक है, इसलिए लड़कों की एज 21 रखी गई है, लड़की की एज 18 रखी गई है, ऐसा कहती है साइंस। ठीक है, चलो, लड़कों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, लड़कों को मतलब मेंटली मैच्योर होने के साथ साथ इकोनॉमिकली भी मैच्योर होना पड़ेगा। ठीक है, तब वो मैरिजेबल वाली कंडीशन में आते हैं। ठीक है, चलो, इसलिए थोड़ा एज बढ़ा के रखी गई है। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, तो इसको सीरियसली समझना, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम दूसरे डायरेक्शन में लेके जाओ। हाँ, एज ग्रुप थोड़ा बढ़ गया है, पर एनसीईआरटी में इसको अपडेट नहीं किया। अभी मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूं। अभी एनसीईआरटी ने इसको, हाँ, गर्ल्स का अब 21 हो गया है, बिल्कुल सही है आपकी बात, गर्ल्स का 21 हो गया है अब। ठीक है, पर अभी इसको अपडेट नहीं किया, अपडेट कर देंगे तो हम भी आपको अपडेटेड लिखा देंगे अभी। ठीक है, अभी जो एनसीईआरटी आ रही है उसमें वही दे रखा है इसको, भाई बहुत सारे डेटा एनसीईआरटी ने अपडेट नहीं किया, आगे जाकर के अपडेट हो जाएगा। देखो यार, एज तो तब होनी चाहिए लड़का कमाने वाला होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और साइंस के हिसाब से देखा जाए तो 27-28 तक शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर वो जेनेटिकली चीजें भी तो देखी जाती हैं। ठीक है, 27-28 मैक्सिमम एज होनी चाहिए, इससे ऊपर ना जाए, पहली बात। ठीक है, दूसरा शर्त है कुछ सेटल्ड होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है सेटल्ड है नहीं तो सर, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब दोनों चीजें हैं, समय से शादी होनी चाहिए, 27-28 करनी है तो, दूसरा सेटल्ड भी होना चाहिए, कम से कम खिला तो पाए, अपने परिवार का पालन पोषण तो कर पाए। चलो, अब बात करूं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, तो बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, कुछ
टेम्परेरी हैं, कुछ परमानेंट हैं। तो पहले हम टेम्परेरी को समझेंगे, फिर हम परमानेंट को समझेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के पहले पैरा में दे रखा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की प्रॉपर्टी क्या है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर, ऑप्शंस दे देंगे, करेक्ट इनकरेक्ट पूछेंगे। प्रॉपर्टी क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पर क्वेश्चन बना दूंगा। मैंने पूरे चैप्टर को क्वेश्चंस की फॉर्म में तोड़ा है, ठीक है। मतलब एक अल्टीमेट पीपीटी बनाइए आप, सेम इसी फॉर्मेट में ही करना। बीटी सर का कब करवाएंगे भाई? बीटी सर का हमारे हाथों में थोड़ी ना है, अब वो करेंगे तब उनके हाथों में, हम तो बस सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ सजेशन दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। समझ गए? हाँ, अब बीटी सर की क्लास हो तो बोल देना भाई सर जो मैनेजेबल एज ग्रुप है वो 26 27 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो 30 से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो वो सीट ठीक नहीं है। चलो वापस आ जाओ। हाँ 30+ तो होंगे, अब प्लस कितने हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, वो उनसे पूछना, ठीक है। पर 30+ होंगे वो। हाँ बीएमडब्ल्यू उनके पास है, वो सेटल्ड है, मैं ये नहीं कह रहा, सेटल्ड है, अब उनको कर लेनी चाहिए ना, वो सेटल्ड तो है ही। अच्छा एक बच्चा कह रहा है मैंने उनकी लड़की देख रखी है, तो उनको बताओ ना। चलो अब आ जाओ। चलो ठीक है, हम तो सिर्फ बता सकते हैं, तुम उनकी क्लास में बोल देना कि सर यूजेनिक्स और यूथेनिक्स के हिसाब से, यूजेनिक्स और यूथेनिक्स के हिसाब से नेक्स्ट जनरेशन को परफेक्ट लाना है तो समय से शादी कर लो, ठीक है। ये बता देना यूजेनिक्स यूथेनिक्स, ठीक है। चलो अब मैं प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करता हूं, एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, बर्थ कंट्रोल डिवाइस इको फ्रेंडली होने चाहिए। ऐसा कोई बर्थ कंट्रोल डिवाइस नहीं है जो इरिटेट करे, ठीक है। तो कौन यूज करेगा? कोई नहीं करेगा। गवर्नमेंट चाहती है मैक्सिमम पॉपुलेशन उसको यूज करे, ठीक है। इजिली अवेलेबल होना चाहिए, नहीं समझ में आया? जो मतलब अवेलेबिलिटी है 10 किलोमीटर दूर जाकर नहीं मिलता, कौन लेने जाएगा, ठीक है। इजिली अवेलेबल होना चाहिए। तभी तो गवर्नमेंट ने एक जमाना था रेलवे स्टेशन पर जैसे वेट को वेट वेइंग मशीन होती थी ना, तो ऐसे ही उन्होंने कॉन्डोम की मशीन बनाई। बहुत सारे इसके गवर्नमेंट के वो चले थे, ठीक है, सुने होंगे आपने, कि सिक्का डालो तो चीजें अपने आप निकल आती हैं, ठीक है। एक पान की दुकान पे भी चीजें मिल जाएंगी, इस तरीके से चीजें रन की गई, ठीक है। फिर धीरे 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 वो एक मतलब उसमें मतलब लोगों को नाम लेने में भी शर्म आती थी, ठीक है। जब आप समझ रहे हो कर कुछ भी रहे हो उसमें शर्म नहीं आ रही, ठीक है, इसमें नाम लेने में शर्म आ रही है आपको, ठीक है। तो लोग ऐसे जो प्रमोशंस होते थे उनमें जाते नहीं थे, ठीक है। तो कुछ एक्टर्स को उसमें इन्वॉल्व किया जाता था, जिससे लोग चीजें इको फ्रेंडली हो, समझे यार, ठीक है। आपको जो करना है करो, पर इन चीजों को यूज करो, कम से कम जनसंख्या तो कंट्रोल करो, कम से कम एड्स और एसटीडी जैसी भयानक बीमारियों से तो बचो, ठीक है। तो इसको धीरे 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 गवर्नमेंट ने मल्टीपल प्रोग्राम चलाए, बहुत खर्चा किया, ठीक है। तब जाकर के ये चीजें एक नॉर्मलाइज हुई, और लोग समझ इसको, अभी भी कई जगह पर तो लोग इसके नाम लेने में भी शर्माते हैं, ठीक है। तो चीजों को धीरे धीरे मतलब नॉर्मलाइज किया गया, इजीली अवेलेबल हो, इफेक्टिव एंड रिवर्सेबल विद नो और लेस साइड इफेक्ट। पर इस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, साइड इफेक्ट पर, ठीक है। पर होना चाहिए नो और लेस साइड इफेक्ट, और रिवर्सेबल हो तो बहुत बेटर है। पर रिवर्सेबल वाले की मतलब इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी नहीं होती, ठीक है। जो रिवर्सिबल है तो मतलब समझ रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन से भी तो बचना है, तो रिवर्सिबल ना भी हो, सस्ता हो, एक आम इंसान यूज कर सके, ठीक है। पर इनके हिसाब से जो प्रॉपर्टी है इफेक्टिव हो और रिवर्सिबल हो, नो और लेस साइड इफेक्ट हो, इट ऑल्सो शुड नो वे इंटरफियर विद द सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल ड्राइव और डिजायर में कोई इंटरफियर ना करे वो, ठीक है। अगर उसकी वजह से सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर रिड्यूस होती है तो लोग यूज नहीं करेंगे, और लोग यूज नहीं करेंगे तो बनाना बेकार गया उसका, ठीक है। फिर तो वही है, जनसंख्या फिर बढ़ना चालू हो गई। तो जनसंख्या को रोकना है तो इस तरीके की चीजें बनाने पड़ेंगी जो इको फ्रेंडली हो, इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, साइड इफेक्ट ना के बराबर हो, समझ रहे हो, इफेक्टिव भी हो, रिवर्सिबल भी हो, मल्टीपल टाइम यूज कर सको, और सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर में कोई मतलब सर कमी ना आने दे, ठीक है। तभी लोग यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे इसको, फिर वही कहानी हो जाएगी, एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां। तो अब मैं पूरी की पूरी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। फिर से बोल रहा हूं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट, क्लियर है बिल्कुल? हाँ, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। अच्छा याद भी है नेहा धूपिया, ठीक है, सब पता रखते हो भाई।
चलो अभी आ रहा हूं, ठीक है केशव बेटा। हाँ ठीक है, तुझे पता, मुझे पता है तुझे पता है। अच्छा है प्राइवेट चैट कर दिया मैंने। चलो आ जाओ। अब लिखो तसल्ली से, देखो इस चैप्टर को मैं जो दे रहा हूं पूरी एनसीईआरटी है, ठीक है। कुछ चीजें मैं अभी आगे लिखाऊंगा, ठीक है, उसको आप लिख लेना, ठीक है। जो मैं उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी में लिखाऊंगा ट्रिक्स, वो वहां लिखना। बिल्कुल सही, दीपक सही कह रहा है। इन लोगों को एनसीईआरटी छोड़ के सब पता होता है, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ पता है इन लोगों को भाई। किस कौन सा, मुझे नहीं पता इतनी बात की नेहा धूपिया है कौन है, किसने क्या बनाए, ठीक है, किस नाम से, सब कुछ भाई सब कुछ। नहीं नहीं ऐसा मत करो, वर्ड नीड वॉर फॉर कंट्रोल पॉपुलेशन, जैसे वो मूवी थी ना वो एवेंजर, एवेंजर ही थी ना, हाँ, जो उसमें सारे हल्क वगैरह थे। उसमें जो एक था उसको क्या लगता, बर्ड की पॉपुलेशन कम करनी है, तो उसने मतलब प्लान को ही खत्म करना चालू कर दिया, लोगों को मारना चालू कर दिया। तो थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगी, मारना सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। मारना सॉल्यूशन नहीं है, चीजों को कंट्रोल करना सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर रिप्लेसमेंट लेवल 0 कर देते हो तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, नेचुरली जो प्रोसेस हो रही है होने दो, पर कंट्रोल करो, तो आगे जाके चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब आ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नेचुरल मेथड, फिर बात करूंगा सबसे पहले टेम्परेरी। टेम्परेरी में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं सुनो, अब छोड़ो, अब और कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ थॉर्न्स है वो, ठीक है, थॉर्न्स सही, ठीक है। हाँ मैं 3:30 पर एंड कर दूंगा, पर तुम मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है, हाँ ठीक है। थॉर जो भी सही, तुम अब उधर इधर बातें मत करो, इधर पर आओ, ठीक है। अब मैं कमेंट नहीं दिख रहा, एकदम फोकस करना। अब हम इन बर्थ कंट्रोल डिवाइस को या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। परमानेंट का मतलब है जो स्टरलिटी को लीड करते हैं, एक बार हो गया तो हो गया, उसके रिवर्सिबिलिटी के चांस बहुत कम है। हाँ टेम्परेरी तो रिवर्सिबल ही है एक तरीके से। अब टेम्परेरी में भी मैं क्या क्या कराने वाला हूं, पहले कराऊंगा मैं नेचुरल मेथड, फिर कराऊंगा बैरियर मेथड, फिर कराऊंगा केमिकल मेथड, फिर कराऊंगा इंट्रायूट्राइन डिवाइस, 4, फिर कराऊंगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, फिर कराऊंगा इंजेक्टेबल डिवाइस, और फिर कराऊंगा इम्प्लांट, जिनको बॉडी में स्किन के नीचे इम्प्लांट किया जाता है, और लास्ट में कराऊंगा मैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। तो 6 7 8 मेथड मेथड ऐसे होंगे जो टेम्परेरी हैं, ठीक है। और 2 मेथड कराऊंगा बैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी जो परमानेंट है। क्लियर है बिल्कुल, तो टेम्परेरी और परमानेंट की बात चल रही है, ठीक है। तो पहले टेम्परेरी को टारगेट करना है, छोटे छोटे से, जैसे नेचुरल मेथड में रिदिम मेथड है, रिदिम मेथड है, इसमें टर्म आता है पीरियोडिक अबिस्टिनेंस करके। पीरियोडिक अबिस्टिनेंस बताओ क्या है? पीरियोडिक अबिस्टिनेंस समय पर निर्भर करता है, ये कॉमन मेथड है, जनरल फीमेल्स इसको फॉलो करती हैं, ठीक है। कैलेंडर मेथड भी कहते हैं, कैलेंडर के हिसाब से चलता है, ठीक है। रिदिम मेथड भी कहते हैं इसको, मतलब नॉर्मल मेथड जो नॉर्मल लोग यूज करते हैं, ठीक है। सेफ पीरियड भी बोलते हैं, फीमेल्स को लगता है कि इन दिनों अगर हम, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर करेंगे तो बेबी कंसीव होने की प्रोबेबिलिटी कम है, पर फेलियर चांस सबसे ज्यादा नेचुरल मेथड के ही होते हैं, सबसे ज्यादा फेलियर चांस नेचुरल मेथड के हैं, बता दूं मैं, ठीक है। एक है विड्रॉल मेथड, ठीक है। विड्रॉल मेथड में होता क्या है, जो मेल होते हैं सीमन को इजैक्यूलेट करने से पहले पेनिस को विड्रॉ कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसके फेलियर चांस बहुत ज्यादा हैं, पहले ही बता दूं मैं। एक होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल, लैक्टेशनल का मतलब है ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, जब मदर बेबी को फीडिंग कराती है उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी हुई होती है उसकी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 6 मंथ, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, फेलियर चांस इन सबके बहुत ज्यादा हैं। रियल लाइफ में मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 महीने बाद भी चालू हो सकती है, 4 बार भी हो सकती है, जो भी है। किसी किसी फीमेल में 2 महीने बाद भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाती है, ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 6 मंथ। एमेनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल, लैक्टेशनल का मतलब है ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल, इसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। क्लियर बिल्कुल। तो ये 3 मेथड है, जिनमें से ये तो समझ में आ गया, विड्रॉ मेथड बाहर निकाल लेना। इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल समझा देता हूं मैं, समझ में आएगा तो बेटर है।
ठीक है। अगर मैं रिदम मेथड की बात करता हूं तो तुम्हें दो चीजें पता होनी चाहिए, जैसे, ठीक है, आफ्टर इजैक्यूलेशन लाइफ ऑफ स्पर्म क्या होगी? लगभग 3 डेज। डिपेंड करता है स्पर्म को कहां पर आपने इजैक्यूलेट किया है, समझ रहे हो? नाली में बहा दिया, एसिड पर डाल दिया, समझ रहे हो, तो तुरंत मर जाएगा भाई। ठीक है। फीमेल ट्रैक के अंदर आपने इजैक्यूलेट किया है तो वहां पर 3 दिन तक सरवाइव करेगा। समझ में आया ना? आफ्टर इजैक्यूलेशन लाइफ ऑफ स्पर्म कितने होंगे? 3 दिन, 3 डेज। समझना मेरी बातों को बिल्कुल। ठीक है। आफ्टर ओव्यूलेशन लाइफ ऑफ ओवा अप्रोक्सीमेटली 1 डेज। समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट? अब आ जाओ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, फिर आप निकाल पाओगे। अब ये आप जानते हो कि ओव्यूलेशन किस दिन होता है? 14th डे ओव्यूलेशन होता है। तो 14 दिन हम लेके चल रहे हैं, 14th डे। ठीक है। और 14th के बाद अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा समझना, और मैंने ये भी बताया था 14वें दिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 28 ±2 डेज की होगी, यानी ओव्यूलेशन 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में भी हो सकता है। ठीक है। -2 +2, आगे पीछे हो सकता है। मतलब 14 से पहले आप काउंट करोगे तो कितना आ गया? 14, 12, 13, 12। 12वें दिन भी ओव्यूलेशन हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से बात कर रहा हूं। और 14, 15, 16, 16वें दिन भी ओव्यूलेशन हो सकता है। ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बना रहा हूं जिसमें ओव्यूलेशन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसमें ओव्यूलेशन 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है तो 2 दिन माइनस 2 दिन प्लस, ये ओव्यूलेशन हो सकता है। क्लियर है? समझना मेरी बात। अगर मान लो सीमन एंटर करता है बॉडी के अंदर 10वें दिन, 10th डे, स्पर्म्स 10वें दिन बॉडी में एंटर करते हैं तो 11वें दिन सरवाइव करेंगे, 12वें दिन तक सरवाइव करेंगे, 13वें दिन तक, तो मतलब 10वें दिन आ रहे हैं, 10, 11, 12, 3 दिन मान के चलो, तो यहां तक सरवाइव कर सकते हैं। और फीमेल का अगर ओव्यूलेशन 12वें दिन होता है तो ये स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन, समझना, क्योंकि 3 दिन इसकी लाइफ है, 3 डेज। 3 डेज इस स्पर्म की लाइफ है। ये 12वें दिन फर्टिलाइजेशन कर सकता है, यानी बेबी कंसीव हो सकता है। मान लो ओवा ओव्यूलेशन 16वें दिन हुआ, और ओवा की लाइफ कितनी है? ओवा की लाइफ 1 दिन है, तो 17वें दिन तक ये ओवा सरवाइव कर सकता है। ठीक है। लाइफ 1 डे, तो 17वें दिन तक ये ओवा क्या कर सकता है? सरवाइव कर सकता है, अगर 16वें दिन ओव्यूलेशन हो रहा है तो। और अगर 17वें दिन, समझना मेरी बात, ये सरवाइव कर रहा है और गलती से भी स्पर्म एंटर कर गया, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन के बीच में अगर गलती से भी स्पर्म एंटर कर गए तो फर्टिलाइजेशन होने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी है। आई या नहीं आई? ठीक है, समझ गया होगे फर्टिलाइजेशन। यानी अगर मैं आपसे कहूं सेफ पीरियड क्या है, सेफ पीरियड जो हम बोल रहे हैं ना, सेफ पीरियड, सेफ पीरियड, सेफ पीरियड बिफोर बिफोर
10th day of menstrual and after 17th day of menstrual। समझ रहे हो? अगर इसके पहले के दिन सेफ है इनके हिसाब से, इसके बाद के दिन सेफ हैं इनके हिसाब से, पर मैंने पहले ही बता दिया इन नेचुरल मेथड के फेलियर चांस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। यस, अब बताओ समझ में आया नहीं आया? अरे सिंपल सी बात है, ओव्यूलेशन की बात करूंगा, किस दिन ओव्यूलेशन होगा? 14वें दिन होता है, 14th डे ओव्यूलेशन, ये तो जानते हो ना। तो एनसीईआरटी लिखती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस माइनस 2 डेज आगे पीछे चल सकती है, तो इसके हिसाब से तो 2 दिन पहले भी हो सकता है, 2 दिन बाद में भी हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो? तो ओव्यूलेशन अगर 12वें दिन हो रहा है पर स्पर्म 10वें दिन जा चुके हैं अंदर, तो स्पर्म कितने दिन तक सर्वाइव कर लेंगे? स्पर्म 3 दिन तक सर्वाइव कर लेंगे, और 12वें दिन ओव्यूलेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर ओव्यूलेशन 16वें दिन हुआ है तो 1 दिन तक तो ओवा जिंदा रहेगा ना, और गलती से भी स्पर्म एंटर करके 17वें दिन तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। समझ रहे हो? यानी इसके बीच में, तो इसके बीच में फर्टिलाइजेशन की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो सेफ पीरियड जो कहोगे कि इससे पहले अगर स्पर्म जाए फीमेल को जो लगता है तो सेफ है, उसके बाद जाए तो फीमेल को लगता है सेफ है, ठीक है, समझ रहे हो? ये फीमेल को जो लगता है, तो सेफ पीरियड की बात करूंगा तो 10th, क्योंकि पर मैंने पहले ही बोल दिया सबसे ज्यादा फेलियर रेट नेचुरल मेथड के हैं, सबसे ज्यादा। नहीं बेटा, ये तो एक डेटा है जो बता रहा हूं, पर रियलिटी में ये चीज लागू नहीं होती, ठीक है। चलो, एक चीज समझ में आ गई। अब दूसरी मैं बात कर रहा हूं, लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये वैसे बता चुका होता हूं लेकिन फिर भी एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। मान लो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, इससे पिट्यूटरी लगी होती है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से एक हार्मोन निकलता है ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, पीआरएल, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, सिक्स मंथ का टाइम होता है इसका। तो मदर के एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन निकलता है, जो लैक्टेशन के टाइम पर निकलता है 6 मंथ के लिए, जब तक ये निकलता है, ठीक है। ये लैक्टोजेनिक हार्मोन है, लैक्टोजेनिक हार्मोन, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती। क्यों नहीं चलती मेंस्ट्रुअल साइकिल? क्योंकि ये हार्मोन क्या काम करता है? नेगेटिव फीडबैक करता है। कैसे? ये सीधा हाइपोथैलेमस को नेगेटिव सिग्नल भेजेगा कि भाई जीएनआरएच नहीं निकालो, ये इनहिबिट कर देगा जीएनआरएच के सीक्रेशन को। समझ रहे हो? ये इनहिबिट करता है जीएनआरएच को। अगर जीएनआरएच नहीं निकलेगा, क्योंकि जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है क्या निकालने के लिए? एलएच एनएफएसएच। समझो, तब जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। अगर ये नहीं निकलेगा तो ये भी नहीं निकलेंगे, ये नहीं निकलेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टॉप मेंस्ट्रुअल। मेंस्ट्रुअल रुक जाएगा, इसी को बोलते हैं एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल। एमेनोरिया मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल, ठीक है, ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड मेंस्ट्रुअल का रुक जाना, इसी को बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है, समझ रहे हो? लैक्टेशनल एमेनोरिया, क्योंकि समझ में आ गया होगा। तो कई फीमेल जो इंटेंस फीडिंग कराती हैं बच्चों को, तो उस समय वो
इंटरकोर करा सकती हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी हुई होती है, तो बेबी कंसीव होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। पर फिर से बोल रहा हूं मैं, नेचुरल मेथड के फेलियर चांस सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा। अब बताओ दिव्या, क्या समझ में नहीं आया बताओ दिव्या? हाँ, सी सेशन मतलब रुक जाना, एक ही बात है। दिव्या क्या पूछना चाह रहे हो बताओ? बीएमएस। हाइपोथैलेमस, अच्छा। हाइपोथैलेमस तो आप जानते हो ना कि प्रोलैक्टिन हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करता है जीएनआरएच निकालने के लिए, क्योंकि जीएनआरएच गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन तो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं ना, जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं इसको निकालने के लिए। तो ये नहीं निकलेगा तो ये भी नहीं निकलेंगे। स्टॉप मेंस्ट्रुअल, सीसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल। समझ में आया दिव्या? बीएमएस। लैक्टेशन तो मैंने पढ़ाया था अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, कैसी बात कर रहे हो? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन नहीं निकलता, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन निकलते हैं। चलो, फीमेल में कुछ भी नहीं होता, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं चलेगी तो ओव्यूलेशन कहां से होगा? अभी तो पढ़ा के चुका हूं ना। कॉन्डोम के कोई साइड इफेक्ट नहीं है बेटा, नो साइड इफेक्ट। चलो, अब ये तीनों चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे बैरियर मेथड। इस पर नीट में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नीट पर यह आया है, कौन सा मेथड ऐसा है, ऑप्शन में ढूंढ के बताना था, जो एसटीडी एसटीडी और एड्स जैसी बीमारियों से बचाता है। सिर्फ लौता एक यही मेथड है जो एड्स और, ठीक है, एसटीडी से आपको प्रोटेक्ट करता है। तो कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जो इनसे आपको बचा ले, कोई भी मेथड है ही नहीं, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो। लौता एक मेथड है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, ठीक है। बैरियर, बैरियर का मतलब है जो आपस में गैमीट को इंटरेक्ट ही ना होने दें, ठीक है, जो प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। मैकेनिज्म पूछेगा क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन। ये प्रिवेंट करते हैं किसको, फर्टिलाइजेशन को। अच्छा, यहां नहीं है प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन को रोके, समझ रहे हो, प्रिवेंट करे, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन को रोकता है, बस वो है मेन, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसमें कॉन्डोम, मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम को हम फेमिडोम बोलते हैं, ठीक है, फेम शील्ड भी बोलते हैं। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं और इसकी बात करता हूं, इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम एस टी डी एंड एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। ये हमें एसटीडी और एड्स से बचा लेते हैं, दोनों के दोनों मेथड, ठीक है। कॉन्डोम और फेम शील्ड मतलब फेमिडोम या फीमेल कॉन्डोम भी बोलते हैं, ठीक है। बस उदाहरण एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है, मेल का भी दे रखा है, फीमेल का भी दे रखा है। दो रिंग होती हैं, एक रिंग, ठीक है, जो स्मॉल वाली होती है वो क्लोज होती है और बड़ी वाली रिंग ओपन होती है। स्मॉल वाली रिंग को अंदर फीमेल सर्विक्स के ऊपर लगा लेती है, जिससे सीमन उसमें एंटर नहीं कर पाता, ठीक है। बस ऐसे ही डायफ्राम और सर्विकल कैप होते हैं, रबड़ के कैप होते हैं, इनको सर्विक्स के ऊपर लगा लिया जाता है, ठीक है। बट मैंने बताया ना, ये काम नहीं करते, ये तो अब तो बंद ही हो गए हैं, ठीक है। तो इससे सीमन की एंटर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो सर्विकल कैप सर्विक्स पे लगाए जाते हैं, ये रीयूजेबल है, रबड़ है, गर्म करके फिर लोग यूज कर लेते हैं। डायफ्राम, वॉल्ट, ये तीनों एक जैसे ही होते हैं, ये रीयूजेबल है, जबकि ये दोनों रीयूजेबल नहीं है, इरिवर्सिबल हैं। बोथ आर इरिवर्सिबल, ठीक है, ये दोनों के दोनों इरिवर्सिबल, बोथ आर इरिवर्सिबल। बोथ आर इरिवर्सिबल, ठीक है।
अब बताओ, यहां तक तो कोई डाउट होगा नहीं आपको। ड्यूलैक्स निरोध के नाम से आता है, एनसीईआरटी में नाम दे रखा है इसका, ठीक है, रबड़ का, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है, बस एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है। अब केमिकल अब तो नहीं चलते, एक जमाने में चलते थे, ठीक है, जेल की फॉर्म में, ठीक है, मतलब एक तरीके से सब ऑर्गेनिक एसिड हैं, ठीक है, जेल टैबलेट फॉर्म की फॉर्म में आते हैं, वेजाइनल ट्रैक में लगा लिए जाते हैं, और एसिड हैं जो स्पर्मिसाइडल होते हैं, सबके सब स्पर्मिसाइडल होते हैं, किल द स्पर्म बाय डिसरप्टिंग द मेम्ब्रेन। बस अब क्वेश्चन इस पे आता नहीं है, बस नॉलेज के लिए मैंने डाल दिया है। आगे आ जाओ। हाँ, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक यहां से बनता है। नाम में छुपा हुआ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ऐसी डिवाइस जिनको यूट्रस में, हाँ, इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब है बार बार आप रीयूज नहीं करते, रीयूजेबल नहीं होते, समझ रहे हो? हाँ, लास्ट है, मैं कराऊंगा नहीं, बस बेसिक बता रहा हूं, इसको तो कल ही कराऊंगा मैं, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, टाइम क्या हो रहा है? अच्छा 31 हो गए, ठीक है, चलो कल ही करा देंगे, कोई नहीं है, ठीक है। तो कल मैं कराऊंगा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस पूरा मैकेनिज्म के साथ, ठीक है। हाँ, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का मतलब है ऐसी डिवाइस जिनको यूट्रस के अंदर इंप्लांट किया जाता है, यूट्रस के अंदर रखा जाता है, लगाया जाता है एक स्पेशल डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स की हेल्प से, ठीक है। तो यहां से कल मैं स्टार्ट करूंगा। आज मैंने बेसिक पॉपुलेशन से रिलेटेड जो डेटा दिया है वो डेटा एक बार आप लिख लिख के याद जरूर कर लेना, बात बाकी का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल है, ठीक है। यहां से मैं कल स्टार्ट, कल बड़ा कंसेप्चुअल है, कल समझने का है, ठीक है, क्योंकि हर हार्मोन की मैं एक्शन मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है। और कल हो सकता है मैं टेम्परेरी, परमानेंट, ठीक है, सारे मेथड करा दूं, एमटीपी करा दूं, लगभग लगभग इसका जो वैसा वाला पार्ट है ना, एसटीडी से पहले वाला पार्ट खत्म हो जाएगा कल, ठीक है। सिर्फ एसटीडी भी खत्म करा सकता हूं कल, छोटा सा ही एसटीडी तो, ठीक है, पर कल बेसिक वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, चौथे लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाता है पूरा, 4 लेक्चर का चैप्टर होता है पूरा, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रखूंगा, ठीक है। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस तो कल ही लेके चलेंगे। थैंक यू, ठीक है। जितना कराया उसको समझना, ठीक है, और लाइफ में यार अच्छे से डॉक्टर बनना, बस यही है, ठीक है। संडे एक्स्ट्रा क्लास ले नहीं भाई, एक्स्ट्रा नहीं ले पाएंगे संडे को, मैंने ऑलरेडी यहाँ पटना में भी एक्स्ट्रा लगा रखी है अपनी, समझ रहे हो ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी, मेरा स्पीड तुम्हारी सही चल रही है, मैं क्यों एक्स्ट्रा लूं, क्यों तुम्हारे पर बर्डन डालूं, ठीक है। ऑलरेडी बिल्कुल सही चल रहा है तुम्हारा। सोचो अब 3 चैप्टर बचे हैं इसके बाद, अभी नवंबर चल रहा है, 3 चैप्टर बचे हैं मात्र, समझ गए ना मेरी बात? तो हड़बड़ी मत करो, थोड़ा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। संडे को मैंने ऑलरेडी ऑफलाइन में थोड़ा पीछे हो गया था, तो उसको मैं थोड़ा सा सही करने पे लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो ऑफलाइन लेके चलते हैं, ठीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा, बाय बाय बाय। कल क्लास नहीं होगी आपकी, ठीक है, मेरी क्लास नहीं होगी, क्योंकि मेरा यूट्यूब पर सेशन लगा हुआ है। कल भाई आ जाना, तुमसे कहूंगा तुम आते तो हो नहीं, ठीक है। यूट्यूब पर सेशन लगा हुआ है, ठीक है, एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है, अपनी प्रेजेंस जरूर दिखा देना। आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। शाम 5 बजे होगा, ठीक है, 4 बजे अगर पढ़ाऊंगा टाइम, 5 बजे कराऊंगा, और 2.5 घंटे का सेशन होगा। पहले हार्ट पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है, फिर मैं ब्लड और चीजें कराऊंगा, हार्ट वाला सेक्शन पहले कराऊंगा मैं, बिल्कुल, ठीक है। ओके, एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है, बाय बेटा।